नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड इवनिंग ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को। क्या नजर आ रही हैं आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी मैम? यस, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? ये क्या हो रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? ऑडियो वीडियो, आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? आप लोग सारे लोग कैसे हैं? यस, बढ़िया। नीट का रिजल्ट देखा? 2 साल के बाद आपको भी देना है ना? Did you all see the results? Did you all see the interviews of the selected students? They all were from beta. Most of them were from Arjuna. So many of them Arjuna Lakshya students, है ना? आप भी अर्जुना में पढ़ रहे हैं, आप भी अगले साल लक्ष्य में आएंगे। यार युगल मेले गर्म पानी भिजवा देना। आप भी फिर लक्ष्य में पढ़ेंगे और फिर हो सकता है आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना? यस, पढ़ाई करोगे तो क्यों नहीं सिलेक्ट होगे, है ना? तो उसकी मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ आज पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, जो चैप्टर हम स्टार्ट किया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैं आपको वापस से बता दूंगी। मैंने आप लोगों के डाउट्स भी सॉल्व किए थे, आप लोगों के कॉमेंट्स भी देखे थे। हालांकि बेटा देखो, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आया था, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आया था। फिर भी जैसे कि मैं हमेशा रिवीजन कराती हूँ तो मैं रिवीजन करा दूंगी, है ना? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने देखा है रिजल्ट्स। अच्छा, रिजल्ट्स ना, मेरे को एक चीज तो ये भी शेयर करनी है कि हम इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, और कल जब मैं पर्सनली मिली, मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, वैसे मैं भी बहुत मतलब इवेंट्स यूजुअली मैं जाती नहीं हूँ, इवेंट्स में ज़्यादा मुझे गैदरिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन कल जो इवेंट था वो तो एक बहुत ही स्पेशल इवेंट था हमारी टीम के लिए भी और हमारे लिए भी, और स्पेशली क्योंकि वो बच्चे जिनको हम इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, बच्चे तो हमें स्क्रीन पे देखते हैं बट हमने कभी बच्चों की शक्लें नहीं देखी होती कि हमारे स्टूडेंट्स हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, 2021 का पहला अर्जुना का बैच था, 2021 ईयर का पहला अर्जुना का बैच था, जो 2021 से 2022 पहले पढ़ा, फिर 2022 से 23 उन्होंने लक्ष्य में पढ़ा। तो 2 साल पुराने बच्चे जो मेरे से अर्जुना में कहीं ना कहीं, आई सॉ दैट वीडियो, है ना? मैम आप नाच रहे थे तो और क्या खुशी होगी, तो डांस तो करेंगे ही ना, और क्या। तो उनकी जब मैं बातें सुन रही थी बच्चों, तो मुझे जैसे हर साल कोई ना कोई टीचर्स के नए डायलॉग्स होते हैं या नया तरीका होता है पढ़ाने का, तो उस टाइम पे मैं अपने स्टूडेंट्स को चोमू बुलाया करती थी। तो बच्चों को ये याद है कि मैं बच्चों को चोमू बुलाती हूँ, या मैं कौन सा गाना सुनाती थी, है ना? कब हमारी अर्जुना की क्लास फर्स्ट क्लास थी 2021 में, 8 अप्रैल या 13 अप्रैल, जो है बच्चों को सब कुछ याद होता है। और ये जान के मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि हाँ, ये मुझे जान के इतना अच्छा लग रहा था बच्चों, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि हमें, मैं जब बच्चों से मिली ना, तो मुझे लग रहा था यार सच में हम जो बोल रहे होते हैं वो एक्चुअल में कोई सुन रहा होता है, सिर्फ चैट्स नहीं चलती हैं, है ना? सिर्फ चैटिंग नहीं करते बच्चे, रैंक लेके आते हैं ऐसे पढ़ाई करके, बच्चे कुछ अच्छा बनते हैं, और बच्चे जेन्युइनली सब सुन रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं जो हम बोल रहे होते हैं, है ना, स्क्रीन के पीछे। तो मुझे ये एहसास जो हुआ कल, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि कल मेरी अर्जुना की क्लास होगी तो मैं अपने अर्जुना के स्टूडेंट्स को भी बोलूंगी कि 2 साल बाद हो सकता है कि हम आपसे भी ऐसे करके मिले, है ना? आज हम आपको पढ़ा रहे हैं और कल आप ही बेटा, आप में से कितने सारे लोग डॉक्टर बनेंगे या बहुत कुछ अच्छा कुछ बनेंगे, ठीक है? तो इट इज सो गुड टू सी यू ऑल डूइंग सो वेल। और मैं चाहती हूँ बेटा कि जैसे वो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं या वो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, आपके पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स इतने खुश थे, है ना? पेरेंट्स इतना बेटा बच्चों की खुशी में खुश होते हैं, और क्या चाहिए। और सही बात है, ऑनलाइन पढ़ के बेटा बच्चा सिलेक्शन लेके आ रहा है तो वो कितना डेडिकेटेड होगा कि वो चैट से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसने ऑनलाइन पढ़ के इधर उधर कुछ भी नहीं चलाया यार, ठीक है? इनफैक्ट बेटा मैं सैम्यूल के जो सैम्यूल का हमारा 24 रैंक आई है, सैम्यूल के मैंने 2021 एक्चुअली इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं कि इंस्टाग्राम के मैसेजेस उसमें चले आते हैं, रिक्वेस्ट में चले आते हैं, तो मेरे को दिखते नहीं है बहुत सारे बच्चों के। तो मैंने उसके 2021 का एक चैट खोल के देखा जिसमें मैंने उसे एक्चुअल में क्लास में डांट लगाई थी। वो किसी से चैट कर रहा था और उसने मुझे वो सॉरी का एक मैसेज या पता नहीं उसका एक मैसेज था जो मैंने 2 साल बाद अभी देखा खोल के। खैर, तो
बच्चे यार पढ़ रहे होते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं जेन्युइनली, और ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बेटा उतनी ही मेहनत से पढ़ाई करो, आप भी उसी बैच में पढ़ रहे हो, आपको वही कंटेंट मिल रहा है, बस मन लगा के बेटा पढ़ाई करनी है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इन सब रिजल्ट से बेटा मोटिवेट हुआ करो, ठीक है, मोटिवेशन लाया करो कि हम भी कर सकते हैं यार, हमारे ही साथ में ऑनलाइन में पढ़ा हुआ बच्चा अगर सिलेक्ट हो सकता है। और एक नहीं बेटा, कई सारे बच्चे, आपने अगर बच्चों को देखा होगा तो कैसे एक्सट्रीम बेटा कंडीशन में, मतलब घर का काम कर रहा है बच्चा और फिर साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, उन सब सिचुएशन में बेटा देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ ना बेटा, रोना हर चीज पर बहुत आसान है कि मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि कई लोगों के पास बेटा एडवांटेज होता है बहुत सारी चीजों का और कई लोगों के पास नहीं होता। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर कई लोग आपसे फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं या अदर वेज में बहुत अच्छे हैं, आप उस चीज को लेके क्या कर सकते हो? आप उस चीज में दुखी होके बेटा क्या हासिल कर लोगे? कुछ नहीं हासिल कर सकते ना। अगर आप अपनी स्थिति पे सिर्फ बेटा रोगे ना कि मेरी स्थिति ही खराब है इसीलिए मेरा सब खराब होगा, तो यानी आपने बेटा एक्चुअल में ना उस आगे की जो सिचुएशन उसके बाद खराब होगी ना, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो हम जैसे बेटा, हम जिस सिचुएशन के साथ में पैदा हुए होते हैं, जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में भी होते हैं, उससे बाहर निकलने की जिम्मेदारी हमारी होती है और उसके आगे हम जो डिसीजंस लेते हैं अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप किसी सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर सकते। एक बच्ची जो आई थिंक कल आपने देखा होगा, जो सेकंड नंबर पे एक बच्ची ने अपनी पूरी कहानी बताई, आप उससे बेटा सीखिए कि किस सिचुएशन में उसने रैंक निकाली है, एंड इट इज नॉट इजी, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बेटा अपने माँ बाप को ब्लेम कर देना, अपनी कंडीशन को ब्लेम कर देना बहुत आसान है। सबसे आसान काम होता है ब्लेम करना कि मेरी तो खराब ही कंडीशन थी इसलिए मैं हो ही नहीं सकता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। उसने तो देखो एसी में बैठ के पढ़ाई की है, उसके पास तो इतना पैसा है, वो तो पढ़ाई कर लेगा, ठीक है। ये चीज नहीं करना बेटा, ठीक है। जो कंडीशन है इट्स ओके, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे मेरी जिंदगी कैसी होगी, क्या मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं कुछ भी बेटा, नॉट ओनली डॉक्टर आई एम सेइंग, क्या मैं आपको सिर्फ ऐसा नहीं है बेटा, देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड ऑप्शन, आप शायद उससे भी कुछ बहुत अच्छा करें, है ना। हर कोई डॉक्टर नहीं बनता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत अच्छा आप कुछ निकाल जाओ अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा कुछ कर जाओ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, अपनी स्थिति पे रोना नहीं है, ठीक है। अपनी स्थिति पे बिल्कुल नहीं रोना है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश करना, और आपको अपने मन में ठानना है कि यार इट्स ओके, यहां से मैं अपनी फैमिली को बाहर निकालूंगी, मैं अपने फैमिली को बाहर निकालूंगा और इससे बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यार जो भी सिचुएशन है, फिर भी पेरेंट्स अपना बेटा 100% देते हैं कि कैसे भी हालातों, यार जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूं उतना मैं करूंगा, लेकिन बेटा फिर एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई करना आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे अच्छी बात पता है ऑनलाइन एजुकेशन की यही लगी मुझे, मैं कल इतने बच्चों को देख रही थी, मैंने कहा यार ऐसी जगह जहां जेन्युइनली बेटा, नॉट बिकॉज आई एम टीचिंग इन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं उसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको दिल से कि यार सही बात है यार। आज से पहले जहां कोचिंग नहीं होती थी, लोगों को लगता था हम कैसे पढ़ाई करें यार, कोचिंग तो है ही नहीं हमारे पास, हम कैसे जाए, हमारे पास पैसे ही नहीं है ना। उस सारी सिचुएशन को यार ऑनलाइन एजुकेशन ने कितना चेंज किया, कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन, उसने कितना इस चीज को चेंज किया कि यार बच्चों के पास अवेलेबिलिटी है। अब वो बच्चा उसको कैसे यूटिलाइज करता है। बच्चे यार यूट्यूब में पेज सीरीज देख के, यूट्यूब के लेक्चर्स देख के, उम्मीद के लेक्चर्स देख के सिलेक्ट हुए हैं, तो और क्या चाहिए, है ना। समझ आ रही है बच्चों? तो इससे मोटिवेट रहो और मैम को प्रॉमिस करो मुझे आपके साथ भी मिलना है, आपके साथ भी बेटा मेरे को बातें करनी है, आपके साथ भी चाय पियेंगे, ठीक है। तो जरूर पियेंगे। बच्चे कहते मैम आप कहते थे ना हम आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो चाय पियेंगे साथ में, तो ऐसा मौका आए, बिकॉज आई फील रियली हैप्पी टू मीट यू ऑल। आपको हर एक बात याद रखती है, आप मेरे को जब मिलोगे तो शायद कहोगे मैम मैं आपका सपोला हूँ। मेरे होम टाउन में मेरे साथ ऐसी चीज हुई थी कि मेरे को स्टूडेंट्स मिले थे और वो दूर से मुझे कह रहे थे मैम हम आपके सपोले हैं, हम आपके सपोले हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। तो अपने आप से प्रॉमिस करो बेटा, और डेफिनेटली मेरी बात मानो आज से 1.5-2 साल के बाद, एंड ट्रस्ट मी बेटा, ऑफ कोर्स अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप नीट के लिए फोकस रहोगे, पर जीवन में आपको भी पता है बेटा, मेरे बताने से सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूं ये बात, ऑब्वियस सी बात है
कि जीवन में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं बेटा। ऑफ कोर्स डॉक्टर बनना ना बनना इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, सिर्फ एमबीबीएस क्रैक कर लेना, नीट क्रैक कर लेना इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ ना, उसके आगे भी कितनी पढ़ाई है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो आप अपने आप को बेटा क्या बनाओ, आप अपने आप को, आपकी स्किल्स को अच्छा करो, अपनी पढ़ाई को अच्छा करो, अपने आप को मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो कि आप आगे आने वाली सिचुएशंस में बहुत अच्छा करोगे, ठीक है, एंड आई नो आप करोगे, ठीक है। इसी नोट के साथ में मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे अर्जुनाज से मेरे को बहुत प्यार है, और मेरे ये वाले अर्जुनाज भी बेटा 2 साल के बाद डेफिनेटली कुछ अच्छा कर रहे होंगे और अपने आप पे प्राउड फील कर रहे होंगे कि हम भी यहीं से पढ़ के निकले हैं, ठीक है। तो बच्चा बाड़ी, यस, इसी नोट के साथ में शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर नंबर 8। और सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगी जो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको रिवाइज कराऊंगी। और फिर बेटा हम आज PYQs भी करेंगे, तो PYQs करना जरूरी है ताकि एनालिसिस कर सको, ठीक है। तो PYQs भी करेंगे और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और आपके जो डिसऑर्डर्स बचे हुए हैं उसको कवर करते हैं, ठीक है। वेरी नाइस बच्चों, और अच्छा परफॉर्म करते हैं आपकी क्लास के बच्चे। ऐसा नहीं कि आपकी क्लास के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा। तो समाप्ति एक्सप्रेस बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को रिवाइज कराऊंगी, तो सबसे पहले बेटा रिवाइज करो फटाफट से। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट, अच्छा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से शुरू करते हैं क्योंकि आज मैं आपको फाइनली वापस से रिवाइज करा रही हूं। आई होप इसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बच्चों 2 तरीके से होता था। आपका ऑक्सीजन जो है एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होके बेटा ट्रांसपोर्ट होता था, लेकिन दैट वाज ओनली 3%। और आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता था वो था बाउंड स्टेट विद हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते थे HbO2, और HbO2 के फॉर्म में 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता था। आप मुझे पहले बेटा एक एक करके आंसर दो। मैं मेरी सिस्टर का 650, हाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स मेरे को मिले जिनके भाई बहन अभी अर्जुना या लक्ष्य में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जो हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ में कराते हैं और HbO2 बनाते हैं, ये आपके लंग्स में यानी कि एल्वियोलाई में हो रहा होता है या आपके बेटा टिश्यू में हो रहा होता है? पहले आप मुझे क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम बताती हूँ। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है डेफिनेटली बेटा ये आपकी एल्वियोलाई में बन रहा होता है, यानी कि अगर मैं आपके लंग्स में जो भी कंडीशन है वो कंडीशन देखूं तो वो सारी कंडीशन ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए फेवरेबल होती है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है बाउंड स्टेट विद हीमोग्लोबिन, उस सारी चीज के लिए फेवरेबल होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की तो बेटा एल्वियोलाई में बाइंडिंग हो रही होती है हीमोग्लोबिन से, बट आपको नहीं लगता कि यही वो जगह होगी जहां आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर रहा होगा? यस और नो पहले आप मुझे बताइए। एल्वियोलाई में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, बट यही वो जगह होती है जहां CO2 को उल्टी दिशा में जाना पड़ता है, बॉडी से बाहर निकलने के लिए उसको हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होना पड़ता है, राइट। तो इस जगह पे CO2 तो अलग होता है और ऑक्सीजन जो होता है बाइंड करता है, राइट। ये बात आप लोग मानते हैं। और अगर मैं बेटा अपोजिट बात करूं कि जहां मैं आपके टिश्यू की बात करूंगी, तो ये वो जगह होती है जिस जगह पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है दूर दूर हो रहे होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं, क्योंकि आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होता है। पहले मुझे आप आंसर दो ताकि आप आज आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्या यही वो जगह है बेटा, टिश्यू ही वो जगह है जहां आपका हीमोग्लोबिन अलग हो रहा है? लंग्स में तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन चिपक रहा था, लेकिन टिश्यू वो जगह है जहां आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दूर दूर हो रहे होंगे, डिसोसिएट हो रहे होंगे। बच्चे डाउट्स में डिसोसिएशन का मतलब पूछ रहे थे, बेटा इतनी अंग्रेजी को आपको गूगल करके देख लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा मैम बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में चिपक रहे होंगे, बाइंड कर रहे होंगे, HbCO2 बना रहे होंगे, राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना। इतनी बात तो लॉजिकली समझ में आती है ना। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट बेटा 3 तरीके से होता है। एक होता है डिसॉल्व, डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा 7%। एक होता है बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, या तो 20 से 25% बोल लो या तो 23% बोल लो। और एक होता है बच्चों किस फॉर्म में, एक होता है एज बाइकार्बोनेट।
बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, अब सबसे पहले उसकी कहानी देखेंगे, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले ये डायग्राम देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये बनाना है कि नहीं, तो बेटा अभी बनाने की जरूरत नहीं है। जब क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी ना, तो उस पीडीएफ मिलने के बाद, क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, इस सिर्फ रिवाइज करो। आपने ऐसे ही डायग्राम्स बनाए हुए हैं। आज की क्लास जब एंड हो जाएगी ना बच्चों, तो एंड होने के बाद लास्ट में ना चैप्टर के नोट डाल के आप ये डायग्राम क्लास खत्म होने के बाद बना लेना। अभी मत बनाओ, अभी सिर्फ सुनो, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा आप कर चुके हो। ये मैं एक्स्ट्रा आपके लिए लेके आई हूं कि आपको और बेटर समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो अभी बनाने पे फोकस मत करना। ये देखो बेटा, अब इसको ना, ये फुल एंड फाइनल है, इसको बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करना। ये आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया, जिस डायग्राम में मैं आपको ये शो करने की कोशिश कर रही हूं कि ये आपका टिश्यू है और ये आपकी बेटा टिश्यू के पास की कैपिलरी है, जिसे आप सिस्टमिक कैपिलरी बोल रहे हो। और इस सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर मैंने आपको ये आरबीसी दिखाया हुआ है। सबसे पहले तो बेटा आप देखो कि ऑफ कोर्स आपका ग्लूकोज का, आपके जितना भी चीजें आपने बेटा एब्जॉर्ब की थी, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तभी तो बेटा आप रेस्पिरेशन बोल रहे हो ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का यूज करके। और उसका बाई प्रोडक्ट बेटा आपका क्या बनता है, CO2 बन रहा होता है। यस और नो, चैप्टर के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही तो ये पढ़ा है ना, व्हाट इज रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हो और साथ में CO2 रिलीज हो रहा होता है। टिश्यू में क्या बन रहा है बच्चों, CO2। अब मैं CO2 का आपको ट्रांसपोर्ट दिखा रही हूं। तो CO2 टिश्यू में जो बना, इसका ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। नंबर 1 बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, कितना प्रतिशत बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया, 7%। ये बाहर क्या है, ये प्लाज्मा है, 7% बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया, राइट, यस। और दूसरा बेटा, दूसरा देखो ये क्या कर रहा है, फास्टेस्ट एंजाइम इन द बॉडी। बच्चों ये हमने पहले ही इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो अब वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद आ रहा है, ठीक है बच्चों, शाबाश। आप आंसर देना कमेंट्स में, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ गया है ना, क्योंकि ये आप लास्ट में बनाना क्लास एंड होने के बाद। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज बच्चों जो आरबीसी में भी होता है, आरबीसी में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, और प्लाज्मा में भी होता है, ठीक है। CO2 बेटा एक तो डायरेक्ट डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा के अंदर, नंबर 1 तरीका इसका ट्रांसपोर्ट होने का। नंबर 2 तरीका यार, ये आपके आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, H2O से कंबाइन करेगा, एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाएगा, और H2CO3 फाइनली H+, इस एरो को अभी ध्यान मत देना, ये मैं बाद में समझाऊंगी, H+ और बाइकार्बोनेट बना लेगा। क्या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही आपका CO2 ट्रांसपोर्ट होता है 70%? पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, राइट, करेक्ट है बच्चों, यस। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बेटा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट होता है, यस मेरे बच्चों, राइट। लेकिन बाइकार्बोनेट आरबीसी में बनता है, पर जब इसे यहां से अब ये वाला ब्लड वापस से बेटा जा रहा होगा, क्योंकि अब आपको एक्सहेल करना है ना, टिश्यू वाली सिस्टमिक कैपिलरी इसी ब्लड को अब कहां लेके जा रही होगी बेटा, पहले आपके हार्ट में, फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में लेके जा रही होगी ना, ताकि आप एक्सहेल कर दो इसी CO2 को, राइट, बिल्कुल सही मैम। ये बनता तो यहां है, पर ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसको मैं प्लाज्मा में निकाल देती हूँ, ठीक है ना बेटा। इसको बैलेंस करने के लिए ना कुछ आयंस अंदर भी आते हैं, पर मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। कल आपने एक बच्चे का 59 रैंक जिसकी आई थी, वो मेरे अर्जुना से ही पढ़ा था, उसने बताया रेलेवेंट पढ़ो, रेलेवेंट पढ़ो, एक्स्ट्रा मत पढ़ो ज्यादा, थोड़ा बहुत जहां जरूरत है पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो। मैंने लास्ट ईयर वैसे बताया है ये एक्स्ट्रा कंटेंट, बट अभी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और कंसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग का भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए एक आयन होता है, क्लोराइड आयन शिफ्ट होता है, उसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये बाइकार्बोनेट बेटा कहां डिसॉल्व हो जाता है, आपके प्लाज्मा में, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। और तीसरा वे बेटा इसके ट्रांसपोर्ट का क्या है कि यार मैम ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, राइट। तो अब ये बेटा देखो हीमोग्लोबिन से कैसे बाइंड कर रहा है, ये तीसरा फॉर्म है इसके ट्रांसपोर्ट होने का, ठीक है। थर्ड फॉर्म HbCO2 के साथ कंबाइन करके HbCO2 बनाता है। लेकिन अब मैं अगर आपको असलियत बताऊं ना बेटा, पहले मुझे ये बताओ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये HbCO2 बेटा कितना प्रतिशत, 23% या 20 से 25%? पहले मुझे ये बताओ, अभी तक कोई डाउट? तभी मैं आगे बढ़ूंगी, ताकि मैं नहीं चाहती कि अब कोई कंफ्यूजन रहे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों, राइट, क्लियर है ना बच्चों, राइट। अब देखो बेटा एक्चुअल में पता है क्या होता है,
एक्चुअल में पता है बेटा ये इस तरीके से कंबाइन नहीं करता है। अगर मैं अब, क्योंकि ना आपने बना लिया तो इसलिए मैं अभी बताने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी, पहले से लिख लेती तो आपको डाउट होता है, ठीक है। एक्चुअल में बेटा ना ये इस तरीके से कंबाइन नहीं होता है। ये Hb और CO2 का कैसे कॉम्बिनेशन होता है पता है आपको? यहां पर इसी जगह पर मैंने आपसे कहा टिश्यू वाली जगह पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहे होते हैं, यस और नो? क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि HbO2 का डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे CO2 तो बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन से, पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अलग अलग होना होता है ताकि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाए। तो HbO2 को डिसोसिएट कौन कौन कराते हैं? एक तो CO2 भी इसको डिसोसिएट कराता है और एक बेटा हाइड्रोजन आयंस इसको डिसोसिएट कराते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होके इस टिश्यू वाली जगह पे आया था, अब इसका वक्त आ चुका है कि ये ऑक्सीजन जो है टिश्यूज को मिल जाए। तो भैया अब तुम्हें इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कराना है। इसको अलग कौन कर रहा है? इसको अलग यहाँ की कंडीशंस कर रही हैं, टिश्यू वाली कंडीशन कर रही है, जहां CO2 बहुत ज्यादा है, जहां हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा है, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये सारी कंडीशन इस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग कराएंगे, इनके बीच में दरार डाल रहे हैं। तो देखो यहां पर बेटा ऊपर वाली रिएक्शन की वजह से जो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं ना बच्चों, ये हाइड्रोजन आयन एक तो नंबर 1 इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन कराएंगे, एक तो ये हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन कराएंगे। ये दोनों जुदा हो गए तो ये कॉम्प्लेक्स अलग हो गया और बेटा ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन टिश्यू को अपने आप चला जाएगा फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, यस। और दूसरा तो बेटा देखो 3% तो ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके आया था, 97% इस फॉर्म में आया था, बट 3% तो प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होके आया था, तो 3% तो ऑटोमेटिकली इजीली मिल जाएगा, है ना। और जो 97% था इसको डिसोसिएट दो चीजों ने कराया, अभी मैंने एक के बारे में आपको बताया। एक आपका ये हाइड्रोजन आयन बेटा इसकी डिसोसिएशन करा रहे हैं और HBH बना दे रहे हैं, ऑक्सीजन अलग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। मेरे को बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये डायग्राम फुल एंड फाइनल है और आपने शिफ्ट टू राइट में ऑलरेडी पढ़ा है कि टिश्यू में कौन कौन सी कंडीशन होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, CO2 इज हाई, हाइड्रोजन आयन इज हाई, pH इज लो, टेम्परेचर इज हाई, सारा पढ़ा है आपने, ठीक है। यस, पहले मेरे को ये बताओ समाप्ति एक्सप्रेस धीरे चल रही है? अरे भाई तुम्हें समझाने के लिए धीरे चल रही है यार, कैसी बातें करते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात ना, है ना। और एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों, है ना, ये देखो अब बेटा मेरे को देखो, ये देख के बताओ मुझे, ये भी एक चीज हो रही होती है, तुम्हें HbO2 को डिसोसिएट कराना है। सारा HbO2 बेटा ऐसे ही थोड़ी डिसोसिएट हो जाएगा। एक HbO2 का डिसोसिएशन तो हाइड्रोजन आयन की वजह से हुआ, और एक यहां पे जरा नजर डालना, ये आपने पिछली क्लास में भी लिखा था, ये HbO2 को डिसोसिएट कराएगा। देखो मैं इसको इसलिए रेड बॉक्स में डाल रही हूं, इस HbO2 को CO2 भी तो डिसोसिएट कराएगा, हाइड्रोजन आयन तो डिसोसिएट कराते ही हैं, और साथ में बेटा कौन डिसोसिएट कराता है? साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट कराता है। ये भाई साहब इन दोनों के बीच में दरार डाल देंगे, इन दोनों को डिसोसिएट करा देंगे। तो ये एक और तरीका है कि इस तरीके से भी ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है मेरे बच्चों बात? यस, शाबाश, बहुत सारे बच्चे तो खुद ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो खुद ही आंसर दे रहे हैं। तो मैं चाहूं तो मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूं कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन कर रहा है और HbCO2 बना रहा है, बट ये CO2 कौन से कैसे कंबाइन कर रहा है? इन दोनों को अलग करके, ये इन दोनों को अलग करता है तब जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। समझ आ गई बात? यस, ये CO2 HbO2 को अलग करके फिर HbO2 से कंबाइन करता है बच्चों। तो ये एक और फैक्टर है जो CO2 इन दोनों के बीच में दरार डालता है। एक तो हाइड्रोजन आयंस बेटा इन दोनों को अलग करते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड, याद रख लो। और आपने शिफ्ट टू राइट में ऑलरेडी पता है कि शिफ्ट टू राइट का मतलब होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द लेवल ऑफ टिश्यूज वेयर PCO2 इज हाई, H+ इज हाई, pH इज लो, टेम्परेचर इज हाई एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज लो। राइट है? आज जल्दी समझ आ गया? हाँ आज जल्दी। हाँ मैम इसका रिप्लेसमेंट है भाई, हर किसी का रिप्लेसमेंट होता है। पहले ऑक्सीजन को इससे प्यार था, अभी भाई ऑक्सीजन को रिप्लेस करके CO2 आ गया, ठीक है। यस, डन है। अब देखो बेटा और आसान लगेगा, मैं इसकी अपोजिट चीज भी लेके आई हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था मैम आप दे दो हमें डायग्राम, हमें कोई मौत नहीं आ रही, आप हमें डायग्राम दे दो।
हमें डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बेटा अगला वाला डायग्राम दिखाऊं, अगला वाला डायग्राम दिखाऊं। अगला डायग्राम वो है जिसमें आपको यहां पे तो आपको CO2 की एसोसिएशन दिख रही है हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन की डिसोसिएशन दिख रही है क्योंकि मैंने टिश्यू वाला एरिया बनाया। अब मैं आपको बेटा एल्वियोलाई वाला एरिया दिखाऊंगी, लंग्स वाला एरिया दिखाऊंगी, जहां पे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग हो रही होती है बट CO2 का डिसोसिएशन होता है ताकि आप एक्सहेल कर पाए। राइट, डन है, पक्की बात। चलो बहुत ही सही बेटा। देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधा घंटा ज्यादा भी लगेगा, पर मेरी भी मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि समझ आ गया है, ठीक है। जो बच्चा पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा है और कह रहा है कि मैम स्लो बताओ, ये पहली क्लास नहीं है, ये लास्ट क्लास का रिवीजन है, ठीक है। जो भी पहली क्लास आज कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा ये दूसरी जगह है बेटा, देखो एल्वियोलाई में क्या हो रहा होता है, अब वापस से ध्यान दो, अब वापस से ध्यान दो बेटा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक 3% डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा एंड 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मेरे को एक एक करके जैसे आपने पीछे वाले का आंसर दिया है ना बेटा, उसी तरीके से आप मुझे इसका आंसर देते जाना। प्लाज्मा में 3% डिसॉल्व हो गया और बेटा ये देखो HbO2 यहां कंबाइन करके, Hb और O2 आपस में कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते 97%। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? दो ही तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, यस और नो, यस और नो, राइट, करेक्ट है। अब देखो यहां CO2 का क्या होगा, यहां CO2 डिसोसिएट हो रही होगी क्योंकि भैया CO2 को एल्वियोलाई से होते हुए आउटसाइड जाना है, आपको एक्सहेल करना है। अब CO2 कितने तरीके से ट्रैवल करके आती है? 3 तरीके से आती है, एक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आती है, एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होके आती है और एक HbCO2 के फॉर्म में आती है, यस और नो, राइट। यहां पर जो CO2 आई होगी ताकि वो एक्सहेल हो जाए वो 3 तरीके से आई होगी, एक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आई होगी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, एक डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में आई होगी और एक HbCO2 के फॉर्म में आई होगी। बात मानते हो कि नहीं, राइट। तो यहां पे देखो ये बाइकार्बोनेट जो है 70% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके आया है CO2 और CO2 बेटा कितना परसेंट? 23% HbCO2 के फॉर्म में आया है और बेटा 7% जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व होके आया है, राइट। तो प्लाज्मा वाला तो बेटा डायरेक्टली देखो चला गया, इसको तो कोई मौत नहीं आ रही है, ये डायरेक्टली बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व था तो डिफ्यूज हो गया एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से एक्सहेल हो गया। अच्छा जो बाइकार्बोनेट में जो आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होके आया था, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि बाइकार्बोनेट बनता आरबीसी के अंदर है और ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जब इसे एक्सहेल होना होगा, जब इसे CO2 के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट तो एक्सहेल नहीं करते हो ना, CO2 एक्सहेल करते हो, तो जब इसे CO2 के फॉर्म में एक्सहेल होना होगा इसे फिर से आरबीसी की हेल्प चाहिए, इसको हमेशा आरबीसी की हेल्प चाहिए होती है। आरबीसी एक बार इसे अपने घर से निकालता है फिर इसे अपने घर के अंदर बेटा ले लेता है ना। तो क्या हुआ, प्लाज्मा में जो बेटा ये स्विम करके आ रहा था, अब इसने फिर से आरबीसी को बोला भाई मेरे को अंदर ट्रांसपोर्ट कर दो क्योंकि मुझे अब अपने को CO2 वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन चल रही है बच्चों। देखो वहां पे कौन सी रिएक्शन चल रही थी, वहां पे कौन सी रिएक्शन चल रही थी, एक बारी ध्यान दो। CO2 प्लस H2O बना रहा है H2CO3 एंड डिसोसिएट कर रहा है H प्लस और HCO3 माइनस में। अब एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन चल रही है बच्चों, एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि अपोजिट ही तो चलाना है। एल्वियोलाई में और आपके टिश्यू में एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन होती है। ये भाई साहब अंदर आए, ये अंदर आने के बाद बेटा किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयन के साथ में क्या बना रहे हैं? अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बना रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में अलग कर दिया इन्होंने CO2, बस CO2 को एक्सहेल कर दिया आपने, CO2 को एक्सहेल कर दिया आपने। बिल्कुल सही कनिष्का बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। और देखो बच्चों, और देखो कितना परसेंट? 23% HbCO2 के फॉर्म में आ रहा था। अब आप मुझे एक चीज बताओगे कि इस HbCO2 को कौन डिसोसिएट कर रहा होगा? एक बारी मेरे को बता दो, एक बारी मेरे को बता दो बेटा, इस HbCO2 को एक्चुअल में कौन डिसोसिएट करवा रहा होगा? जैसे वहां पे बेटा दोनों के बीच में कोई आया था ना, वहां पे हाइड्रोजन आयंस थे और आपका जो था CO2 था जो HbO2 के बीच में आया था, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में वहां CO2 आया था ना और हाइड्रोजन आयन आए थे। यहां पे कौन आएगा? बस बस, और क्या चाहिए? देखो कमेंट्स, सारे बच्चे एक बार कमेंट खोल के देखो कि बच्चे खुद आंसर दे रहे हैं एंड आई एम नॉट गिविंग एनी आंसर्स, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही। और एक्चुअल में बेटा इसी तरीके से ना
जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आता है ना, तभी यहाँ पे HbO2 बनता है। तो ये रिएक्शन जो हम इतनी इजीली लिखते हैं ना, ये HbO2 बनता कैसे है? जब ये ऑक्सीजन HbCO2 के बीच में आता है। हम तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि Hb कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म HbO2, पर कैसे आया भाई? इसने इन दोनों के बीच में दरार क्रिएट की, तब जाके बेटा। तो एक्चुअल में ये ऑक्सीजन ने इन दोनों को अलग किया। अपोजिट रिएक्शन चल रही है भाई, तूने मेरे साथ जैसा किया मैंने तेरे साथ वैसा किया। सिंपल बेटा, और क्या चाहिए? इतना ही है, इतना ही है। अब इन दोनों डायग्राम को सारे बच्चे क्या करेंगे, क्लास के बाद एक बार ही देख लेंगे, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चों ने ये लिखा था कि मैम जो आपने पढ़ाया उसको प्लीज थ्योरी फॉर्म में लिखा देना। बेटा ये तो हमने थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, आप फालतू के नोट्स नहीं बनाओ। मैं जनरली बोल रही हूँ, मेरे को लिखवाने में क्या है बेटा? जब मैं आधा घंटा आपको न्यू क्लास में पुरानी क्लास का पढ़ा सकती हूँ, तो आप ये तो समझ सकते हो कि मेरे को लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने ये लिख लिया है बेटा ऑलरेडी। हमने जो शिफ्ट टू लेफ्ट और शिफ्ट टू राइट के फैक्टर्स लिखे हैं, वो फैक्टर्स ही तो हैं बेटा। जो शिफ्ट टू लेफ्ट में ऑक्सीजन की बाइंडिंग कराने वाले सारे फैक्टर्स हैं, और शिफ्ट टू राइट में ऑक्सीजन को अलग करने वाले सारे फैक्टर्स आपने लिखे हैं। और बेटा अल्टीमेट कंक्लूजन तो यही है ना कि ऑक्सीजन 2 फॉर्म में बाइंड होता है और CO2 3 फॉर्म में बाइंड होता है। दैट्स इट, कंक्लूजन तो वही है। ये तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पूरे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमें उसके पूरे की पीछे की हिस्ट्री पता चल जाए। पर कहानी सिर्फ उतनी ही है, वो 3 फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया बच्चा पाड़ी? यस एवरीबॉडी, डन 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 बेटा, ठीक है? यस, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स इन बायोलॉजी, ठीक है? ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो बेटा मैं आपको एक बात बता रही हूँ, स्टूडेंट से भी जो पूछ के मेरे को फील हुआ, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। आप सेशन खत्म होगा ना, पहली बात तो आप देखना आपके नोट्स ऑलरेडी बहुत शॉर्ट होंगे। मेरे सब्जेक्ट के तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने नोटबुक्स नहीं भरी होंगी, काफी शॉर्ट तरीके से लिखा होगा। वो नोट्स ही कंसाइज्ड होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, है ना। फिर भी आपका अगर मन नहीं मानता है और आपको लगता है शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, तो मैं एक तरीका आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि जब आप एक चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हो ना बच्चों, तो आप उसको रिवाइज करते हो, आप उसको एनसीईआरटी से एक बारी पढ़ते हो, फिर आप नोट्स एक बारी पढ़ते हो। आपने एक चीज किया करो, जब आप सेकेंड थर्ड टाइम रिवाइज कर रहे होते हो ना, तो मेन पॉइंट्स को बिल्कुल ही छोटा छोटा फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आप खुद मेन पॉइंट्स को सिर्फ फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिख दो, सिर्फ मेन कहानियों को नहीं कि यार ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छा 1.2 पॉइंट, CO2 का ट्रांसपोर्ट 1.2 पॉइंट। आप खुद इस तरीके से बेटा रिवाइज करते वक्त कुछ नोट्स बना सकते हो जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ द डे, नीट के टाइम पे आपने एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करनी है। दैट शुड बी द लास्ट फाइनल नोट्स जो आपको रिवाइज करने हैं एग्जाम के लिए। समझ आ गई बात? तो जब आप रिवीजन कर रहे होते हो ना बेटा सेकेंड या थर्ड टाइम, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करो खुद। आपकी हैंडराइटिंग आपको समझ में आ जाएगी, इतना सुंदर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स आपके ऑलरेडी कंसाइज है। इसको ज्यादा ऐसे करके छोटा मत करो। थोड़ी अगर आपके पास स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगी तो आपको बेटा टॉपिक नहीं समझ में आएगा, है ना। तो टॉपिक जब समझ जाओ ना, तब आपके शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। बिना टॉपिक को समझे शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकते हैं। समझ आ गई बात? चलो अब हम बेटा क्या स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपको ना बीच बीच में टिप्स देती रहूंगी। आज पहले इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, मेरे मन का एक भार कम हो गया है। अब मैं बेटा स्टार्ट करती हूँ। हमने पिछली क्लास में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, ठीक है? ठीक है, चलो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स बचे इस चैप्टर में, और पीवाईक्यूज बचे, इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। यस, फिर पीवाईक्यूज में आपके देखते हैं कितने नंबर आते हैं। पिछली बार लक्ष्य में कराए थे, मैं आप लोगों से कंपेयर करूंगी। लक्ष्य के बच्चों के क्लास में 70 से 75% बच्चे पोल में करेक्ट आंसर दे रहे थे, तो आपको भी मैं आज पोल कराऊंगी। पोल में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि लैग का रहता है थोड़ा, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी क्लास के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है? चलो हाँ, तो यार देखो मैं क्या बोल रही हूँ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि कभी आपकी सांस बहुत तेज हो जाती है, कभी आपकी सांस बहुत धीमी हो जाती है, कभी आप डीप ब्रीदिंग करते हो, कभी आप फास्ट ब्रीदिंग करते हो, कभी आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो। तो आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए आपके पास कुछ बेटा फैक्टर्स होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। नर्वस रेगुलेशन होता है, और आपका कौन सा रेगुलेशन होता है बेटा? एक आपका कीमो रेगुलेशन, कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू रेगुलेशन होता है, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है? कीमो रेगुलेशन आपने पिछले क्लास में ये फ्लो चार्ट लिख लिया था ना, है ना? आपने चार्ट बनाया था, अर्ना मुखर्जी, अर्नो मुखर्जी, है ना? हाँ,
तो आपने बेटा एक फ्लो चार्ट बनाया होगा, आपने बनाया होगा नर्वस रेगुलेशन, फिर आपने बनाया होगा आई थिंक केमिकल रेगुलेशन। आपने नर्वस रेगुलेशन में फिर बेटा ऐसे लिखा है कि 2 तरीके से आपका रेगुलेशन होता है, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की मदद से और एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर की मदद से। फिर आपने ये लिखा होगा कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका मेड्यूला में प्रेजेंट होता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपका बेटा पॉन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपने यहाँ पे जब केमिकल रेगुलेशन लिखा होगा तो आपने लिखा होगा केमिकल रेगुलेशन में आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और आपने लिखा होगा कि आपके पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। पेरिफेरल में आपने कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज, इतना लिख चुके हो ना, इतना लिख चुके हो ना। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आज हम सबसे पहले ना नर्वस रेगुलेशन हेडिंग डालते हैं और नर्वस रेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं। चलो इतना आपने लिख लिया है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। नर्वस रेगुलेशन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। नर्वस रेगुलेशन फ्लो चार्ट ही लिखना है बेटा, फ्लो चार्ट में ही सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। नंबर 1 नर्वस रेगुलेशन। तो नर्वस रेगुलेशन आपका 2 चीजों से कंट्रोल हो रहा है। नंबर 1 आपका है बच्चों RRC, यहां से आप लिखना चालू करेंगे बच्चों। और दूसरा है बच्चों क्या, नंबर 2 इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर PC, ठीक है। नो मैम क्या, नो क्या बोल रहे हो, नहीं करवा भाई, कराया है मैंने, मेरे पास नोट्स हैं। कैसे नो बोल रहे हो तुम, मेरे पास नोट्स हैं तुम लोग के, झूठ मत बोलो यार। मैंने वो फ्लो चार्ट करवाया हुआ है, कैसी बातें कर रहे हो यार। अभी दिखाऊं बेटा, इतना झूठ मत बोला करो यार। ट्राइन, हाँ लिखा नहीं था, लिखा तो था। मैं एक बार चेक करती हूँ तुम्हारे नोट्स। जूलॉजी ऑल कंटेंट नोट्स लेक्चर नंबर 7। बेटा ये लिखा, ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है जरा बताना बेटा, पाप पड़ेगा तुम्हें। हाँ झूठ बोले कौवा काटे। ये क्या है, ये लास्ट वाला, ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट लिखवाया तो है, झूठो यार। जो झूठ बोलेंगे ना बेटा पाप लगेगा, मैं पाप दे दूंगी, अभी सही बता रही हूं। नीट में सिलेक्शन चाहिए कि नहीं, हाँ फ्लो चार्ट पूरा लिखा है, अब मैं उसी को डिटेल में करा रही हूं। तो नर्वस रेगुलेशन बेटा हमारे पास मेड्यूला एंड पॉन्स नहीं लिखवाया, तो वो तो मैं आज करवा दूंगी। अरे उसी को तो डिटेल में कर रहे हैं, फ्लो चार्ट तो बनाया ना भाई, फ्लो चार्ट तो बनाया ना। मेड्यूला में होता है या पॉन्स में होता है वो मैं अभी वापस से करा दूंगी, ठीक है। तो ये आपका बेटा RRC यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। RRC and PC is बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। P is silent, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है ना, PC, ओके। मेड्यूला वाला बेटा हम अभी कर लेंगे दिव्या। हाँ साउंड स्लो आ रहा है लैपटॉप में बेटा, ईयरफोन्स लेके देख लो प्लीज, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अगर मैं रिदम सेंटर की, सवाल सबसे पहले क्या आता है कि वेयर इट इज लोकेटेड। तो इसकी लोकेशन जो होती है बेटा वो होती है आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या है बेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके ब्रेन का पार्ट है। जिसको भी नहीं पता है उसको मैं बता रही हूं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है बच्चों। आपके ब्रेन के बारे में आप पढ़ोगे, आपका ब्रेन आपके ब्रेन के बारे में पढ़ेगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। वहां पे आप देखोगे आपके पास फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ बच्चों हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है मेड्यूला, सेरिबेलम, पॉन्स जो मैं बता रही हूं। और इससे आप याद रख सकते हो पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पी फॉर पॉन्स। तो ये पॉन्स में लोकेटेड होता है। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है पॉन्स। अगेन हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। जिनको नहीं पता है सिर्फ उनके लिए, वरना मैं सिर्फ मेड्यूला लिखवा दूंगी तो कई बार आपको याद नहीं रहेगा ना कि कहाँ है मैम पॉन्स। आपने लिखवा तो दिया पर है कहाँ लोकेशन, ठीक है। यस, तो यहां पे मेड्यूला में प्रेजेंट है, ये पॉन्स में प्रेजेंट है। अच्छा, सबसे आसान बात बेटा आपको जो याद रखनी है, हर चीज का जो मास्टर है, जिसके पास मेन कंट्रोल है ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का,
वो कंट्रोल सिर्फ इसके पास है, रिदम सेंटर के पास। वो कंट्रोल सिर्फ किसके पास है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। वो कंट्रोल और किसी के पास नहीं है, इसीलिए इसका नाम है रिदम सेंटर। रिदम, आपकी रेस्पिरेशन की रिदम। तो रिदम सेंटर इज द मेन सेंटर जो आपकी ब्रीदिंग को होल्ड कंट्रोल कर रहा है। आपको अगर कोई भी चेंजेस कराने हैं, आपको किसको बताना पड़ेगा? जैसे बेटा आपके घर में भी कोई होगा ना हेड, भाई उससे बोलो, है ठीक है। जैसे होता है ना, मम्मी कहती है पापा को बोलो ऐसे करने के लिए, पापा को बोलो आज मार्केट चलने के लिए, तो तुम पापा को कन्विंस कर रहे होते हो। और कहीं कहीं पे उल्टा होता है, मम्मी को बोलो आज कुछ कन्विंस करने के लिए यहाँ पे लेके चलना है। तो कोई एक होता है जिसकी बात ज्यादा मानी जाती है। तो आपके जो रेस्पिरेशन का मेन कंट्रोल होता है बच्चों, वो होता है आपके रिदम सेंटर के पास, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास ही सारा कंट्रोल है। बाकी अगर कोई भी जो, फिर आप पूछोगे मैम इसका क्या काम है? भाई इसका भी काम है, लेकिन इसको काम करवाना पड़ता है, इसको काम करवाना इससे पड़ता है। आगे जो आप कीमो रिसेप्टर्स पढ़ोगे ना बच्चों, वो कीमो रिसेप्टर्स भी चेंज को, तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पर वो चेंज ला नहीं सकते। उनको चेंज लाने के लिए किसको बताना पड़ेगा? उसको चेंज लाने के लिए बच्चों रिदम सेंटर को बताना पड़ेगा। तो रिदम सेंटर या तो घर की मम्मी है, या तो घर का पापा है, या तो घर का बच्चा भी कोई होगा जो मम्मी पापा से अपनी बातें मनवाता है। ऐसा भी सीन हो सकता है ना, कि बच्चे ही अपनी बात मनवा रहे हैं। तो रिदम सेंटर का मेन कंट्रोल है, इट हैज द मेन कंट्रोल टू मेंटेन द ब्रीदिंग, इट कंट्रोल्स द मेन ब्रीदिंग। कोई भी चेंजेस अगर करने हैं तो वन हैज टू गिव सिग्नल टू द रिदम सेंटर टू ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखती हूं द मेन सेंटर दैट regulates the breathing and any changes in breathing will be brought by रिदम सेंटर, ठीक है। एनसीईआरटी की ही जो लैंग्वेज है ना बच्चों, उसको मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको लिखवा रही हूं, ठीक है। यस, अब देखो यहां पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर को एक्चुअली में बोला जाता है स्विच ऑफ सेंटर। मैं साइड हो जाती हूं ताकि आप इसको लिख पाओ। इसे बोला जाता है स्विच ऑफ सेंटर। स्विच ऑफ सेंटर क्यों? ये एक्चुअल में इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम करेगा। बट क्या ये खुद करा सकता है इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम? नहीं। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, अगर आपकी ब्रीदिंग कैसे होती है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से आपका एक ब्रीथ कंप्लीट होता है ना, आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, जिससे आपका एक ब्रीथ कंप्लीट होता है, एक ब्रेथ कंप्लीट होता है, राइट। अगर मैं कह रही हूं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब एक्टिवेट होता है और उसके एक्टिवेशन से जो फर्दर सिग्नल जो भी होगा, उसकी वजह से अगर इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम हो गई, तो ये आपकी फास्ट ब्रीदिंग करवाएगा या आपकी डीप ब्रीदिंग कराएगा? क्या करवाएगा? इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम अगर कर देगा तो उससे बेटा आपकी फास्ट ब्रीदिंग होगी या आपकी डीप ब्रीदिंग होगी? क्या होगा? खुद मेरे को सोच के थोड़ा बताओ। इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम करा रहा है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, फास्ट ब्रीदिंग। ऑब्वियसली टाइम कम कर दिया ना, इनहेल का टाइम ही कम कर दिया। इनहेल का टाइम कम कर दोगे तो ब्रीथ आपको फास्ट करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? यस, अगर इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम हो गई, टाइम कम हो गया, यानी कि सांस लेने से पहले ही एक्सहेल हो जा रहा है, सांस लेने से पहले ही एक्सहेल हो जा रहा है, तो कितनी फास्ट 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 ब्रीदिंग करोगे? राइट, यस, दौड़ रहे हो, फास्ट 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 ब्रीदिंग करोगे, राइट। तो लेकिन क्या ये खुद से कर सकता है? नहीं। अगर आपको फास्ट ब्रीदिंग करना है, देखो चेंजेस जो है ना बॉडी में, जो चेंज लाएगा वो यही लाएगा, पर वो चेंज लाने के लिए सिग्नल कहां से आ रहा है? वो चेंज लाने के लिए सिग्नल आएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम होता है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन एंड फास्ट ब्रीदिंग, एंड इट इज एक्चुअली डन बाय सिग्नलिंग द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सिग्नल किसको जा रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। बट सिग्नल क्या जा रहा है? टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इनहेलेशन एंड देयर बाय ब्रीदिंग रेट बिकम्स फास्टर। दैट्स इट, ठीक है।
तो मैं इसके बारे में यहां पे लिख दे रही हूं, ऑल्सो नोन एज स्विच ऑफ सेंटर, switch off center. It reduces duration of inhalation, thereby faster breathing, by signaling RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जल्दी लिख लो बच्चों इसे फटाफट से। बच्चों 1 सेकंड मुझे टाइम देना आप। हाँ अरे 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 फटाफट से कर लो। डन हो गया है पक्की बात। डीप ब्रीदिंग के लिए मैं आगे अभी बता रही हूं। हालांकि बेटा हर एक चीज एनसीईआरटी में है नहीं, तो याद रखना कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्या याद रखना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है, पक्की बात सब लोगों ने कर लिया बच्चों। अब हम केमिकल रेगुलेशन देखेंगे, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग से ना आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में दिया क्या हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, फिर भी मैं बेटा साइड हो जा रही हूं, 1 मिनट और ले लो, लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है। दूसरा हो रहा है केमिकल रेगुलेशन। दूसरा है केमिकल रेगुलेशन। अब केमिकल रेगुलेशन बेटा मैं आपके कौन से केमिकल्स की बात करूंगी। केमिकल रेगुलेशन मतलब क्या, कौन से केमिकल्स मैम हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करेंगे। कोई मुझे थोड़ा सा सोच के बता सकते हो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स यानी कौन से केमिकल हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपके ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन का ही तो कंट्रोल बोल रही हूँ ना, कि आप अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हो। कभी सांस ज्यादा लेना है, कभी सांस कम लेना है, कभी फास्ट सांस लेना है, कभी डीप सांस लेना है। तो ब्रीदिंग से रिलेटेड कौन से केमिकल्स की मैं बात कर सकती हूँ बच्चों। ब्रीदिंग से रिलेटेड में कौन से, नहीं हॉर्मोन्स नहीं बेटा यहाँ पे। अरे अगर मैं आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड पूछूं, आपको हार्मोन कहां से आ गया अचानक। हार्मोन कैसे आ गया, हार्मोन कैसे आ गया मुझे ये बताओ। हाँ अरे भाई ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन आयन, ये सारे केमिकल्स ना। तुम सिंपल वाली बात बताओ ना, तुम हार्मोन्स में पहुंच गए सीधे। अरे भाई तुम्हारे ब्लड में जो केमिकल्स हैं, जो तुम सांस ले रहे हो यार, ऑक्सीजन ही तो ले रहे हो, CO2 ही तो एक्सहेल आउट कर रहे हो, CO2 से H+ आयंस बन रहे हैं। तो मैं घुमा फिरा के इन्हीं केमिकल्स का डिस्कशन करूंगी। इन्हीं के बेटा ज्यादा या कम होने पर तुम्हारी बॉडी में तुम्हें चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। कभी CO2 ज्यादा हो जाए, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उससे क्या आपके रेस्पिरेशन में चेंजेस आएंगे, वही बात करनी है, सिंपल। तो केमिकल रेगुलेशन में मैं कीमो रिसेप्टर्स की बात करूंगी। कीमो रिसेप्टर्स यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स जो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव हो, जो कि केमिकल की चेंजेस को डिटेक्ट कर सके, उन्हें कहा जाता है कीमो रिसेप्टर। रिसेप्टर्स जो केमिकल के लिए सेंसिटिव होते हैं, केमिकल के चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें आप कीमो रिसेप्टर्स बोलते हो। आपने ये फ्लो चार्ट लिखा था कि आपके पास होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, आपके पास होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, और आपके पास होते हैं बच्चों पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, पेरिफेरल में बेटा आपने लिखे थे कैरोटिड बॉडीज,
और आयोटिक बॉडीज। आयोटा नाम सबने सुना है? आयोटा नाम सबने सुना है कि नहीं? हाँ कि ना? एवरीबॉडी? यस, सेंस द चेंज इन केमिकल। शिवाली बिल्कुल सही। हाँ बेटा देखो, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सेंट्रल, आपका सेंट्रल मतलब ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे कीमोरिसेप्टर्स जो आपके ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। एनसीईआरटी की लाइन ही याद रखनी है, द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन नियर बाई रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी वेरी गुड मैम। ब्लड वेजल वो है, क्या बोलते हैं आपके, आयोटा आर्टरी है ना, मेन आर्टरी। वेरी गुड अक्षता, वेरी गुड। मेजर आर्टरी जो आपके पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के बाद पहली तो बेटा मैं लोकेशन लिख रही हूँ कि एनसीईआरटी ने इसकी लोकेशन क्या बताई है। एनसीईआरटी ने कहा ये वो कीमोरिसेप्टर है जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास प्रेजेंट है, नियर आरआरसी, नियर आरआरसी इन ब्रेन, बेसिकली ब्रेन में ही है आपके। और बेटा देखो आयोटिक बॉडीज यानी कि वो कहां पे प्रेजेंट होगा, आयोटा में प्रेजेंट होगा। आयोटा इज आर्टरी, यस एब्सोल्युटली। तो यार आयोटा में जो बॉडीज प्रेजेंट है, बॉडीज मतलब अगेन रिसेप्टर्स। इन बॉडीज का मतलब क्या है? इन बॉडीज का मतलब है रिसेप्टर। ये बॉडीज का मतलब क्या है? इन बॉडीज का मतलब है कीमोरिसेप्टर्स। जो आयोटा यानी आपके ब्लड वेजल्स में रिसेप्टर्स हैं, आयोटा में रिसेप्टर्स हैं, उनको आपने बोला आयोटिक बॉडीज। और बेटा आप जब हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो आप आयोटा के बारे में ऐसे, जैसे मैं ये दिल आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, जैसे आपका दिल है, ये आपके 4 चेम्बर्स है, तो इस तरीके से आपकी जो ब्लड वेजल निकलती है जिसे आप आयोटा बोलते हो, इस तरीके से, तो ये आयोटा निकलता है ऐसे। और आयोटा की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उसमें से बेटा आयोटा की एक ब्रांच होती है, जो ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। आयोटा की एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं, बेटा आयोटा की ही ब्रांच आर्टरी होती है कि नहीं? मैंने आपको समझाया था ना, आयोटा की ब्रांच आर्टरी होती है। आयोटा ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है जिसे आर्टरी बोलते हैं। तो आप एक मेन आर्टरी के बारे में पढ़ोगे, और अगर आप बाई चांस डॉक्टर बने, एमबीबीएस करोगे, तो आप इसके बारे में, कैरोटिड आर्टरी के बारे में भी बहुत पढ़ोगे। कैरोटिड आर्टरी मेन ब्लड वेजल होती है जो आपके ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है ब्लड। तो ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो मेजर आर्टरी होती है उसे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, ठीक है? उसे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। तो ये दोनों ही आर्टरीज हैं। तो आयोटा के ऊपर जो आपके कीमोरिसेप्टर्स हैं उसे आपने आयोटिक बॉडीज बोल दिया। कैरोटिड आर्टरी के ऊपर जो कीमोरिसेप्टर्स है उसे आपने कैरोटिड बॉडी बोल दिया। सिंपल एज दैट। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, ठीक है? यस। तो इसको एक बार हम रब कर लेते हैं। ऐसा सा बेटा हम सुंदर सा हार्ट का डायग्राम बहुत खूबसूरत बनता है बच्चा। मेरा तो बनता ही है बेटा, आपका तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कैसा बनता है, ठीक है? पर बच्चे बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं, है ना? तो मैं लिख देती हूँ इसकी लोकेशन बच्चों, क्या लिख देती हूँ? इसकी लोकेशन लिख देती हूँ, ऑन कैरोटिड आर्टरी, ऑन कैरोटिड आर्टरी। और इसकी लोकेशन क्या लिख देती हूँ बच्चों? हाँ, इसके लोकेशन क्या लिख देती हूँ? ऑन आयोटा। डन। अच्छा, आयोटा और आर्टरी में क्या भरा हुआ है ये मेरे को बताओ। आयोटा और आर्टरी में क्या भरा हुआ है बेटा? क्या भरा हुआ है तुम्हारे आयोटा और आर्टरी में? क्या है? बेटा तुम्हारे आयोटा ब्लड है, ऑब्वियसली ब्लड है। और जो तुम बेटा सांस ले रहे हो ऑक्सीजन, या उसका बाई प्रोडक्ट जो भी बन रहा है यूटिलाइजेशन के बाद CO2, या फिर बेटा जो CO2 के आगे जाके H+ आयंस बन रहे हैं, वो सारा तुम्हारा ब्लड में रहेगा कि नहीं? राइट? हाँ, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड भी तुम बता दे रहे हो, ठीक है भाई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यही तो बेटा वो ब्लड है ना जिसमें ये सारे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, मानते हो कि नहीं? राइट? ये सारे केमिकल्स ब्लड में ही प्रेजेंट है। अब अगर इन केमिकल्स में कोई भी चेंजेस होते हैं ब्लड में, लेकिन सारे केमिकल्स के चेंजेस को डिटेक्ट नहीं करता है, मैं तुम्हें बता रही हूं कौन से केमिकल की चेंजेस को ये डिटेक्ट करता है।
बेसिकली ये सारे केमिकल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। इन केमिकल्स में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उस चेंज को डिटेक्ट कौन करता है? ब्लड में इन केमिकल्स की अगर कोई भी चेंज हुई तो उसको डिटेक्ट करेगा कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज। भाई ये जहां पे प्रेजेंट है उसी जगह पे तो बेटा जो चीज होगी उसको डिटेक्ट कर पाएंगे ना। जब प्रेजेंट ही आयोटा में रिसेप्टर्स हैं, कैरोटिड आर्टरी में, तो भाई वहां पे उनके कांटेक्ट में कौन आ रहा है? वहां का ब्लड। तो ब्लड में अगर बेटा CO2 की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होती है, नॉट ऑक्सीजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, एनी ऑफ दीज कीमोरिसेप्टर्स, यही क्वेश्चन बनता है, एनी ऑफ दीज कीमोरिसेप्टर्स आर नॉट सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा होने को डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये सिर्फ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड को डिटेक्ट कर पाते हैं। कैसे डिटेक्ट करके करते क्या है वो मैं बाद में बताती हूं। तो एनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेटा हाइड्रोजन आयंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड इज डिटेक्टेड बाय aortic bodies and carotid bodies present in aorta and carotid artery respectively. It is not sensitive for oxygen at all. ठीक है? Yes. अरे भाई वो सेंसिटिव नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो रिसेप्टर सेंसिटिव सिर्फ उसी के लिए है भाई। रिसेप्टर उसी चीज को रिसीव कर सकते हैं, तो इसमें वाई कैसे आता है? ठीक है, अभी आगे देखो, मैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स की बात कर रही हूं। अच्छा, किसी को यह पता है कि ब्रेन में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है? डू यू नो एनीवन? क्या किसी को पता है कि ब्रेन में एक फ्लूइड होता है? और देखो लिम्फ के बारे में भी तुमने सुना होगा। एक्चुअल में देखो मेन जो बॉडी का फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे। तो मेन जो बॉडी का फ्लूइड है वो तो ब्लड ही है, लेकिन ब्लड से ही बेटा फिल्टर होके बहुत सारी चीजें बॉडी में बनती है। जैसे आप लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वो ब्लड से ही बना है, मेन फ्लूइड ब्लड है, बट बाकी कोई भी मिसलेनियस जो फ्लूइड आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो ब्लड से ही बनते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वेरी गुड बेटा, CSF बोलते हैं। मैं अभी लिखवाऊंगी इसे, बहुत सारे बच्चे जानते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मैं क्या बोल रही हूं, वैसे तो मेन फ्लूइड आपका ब्लड है, लेकिन ब्लड से ही बेटा बहुत सारे अदर फ्लूइड्स बनते हैं। तो CSF भी जो है ना बेटा, जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो भी आपके ब्लड की ही फिल्टरेशन से बनता है, ब्लड के ही पार्ट से बनता है, ब्लड से ही कहीं ना कहीं बनता है। खैर, जब आपका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट है, जब आपका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, ध्यान से सुनो, ब्रेन में प्रेजेंट है, तो ये बेटा ब्रेन में क्या भरा है? ब्रेन के कांटेक्ट में क्या है? CSF है ना। तो ये बेटा किसके अंदर चेंज इन हाइड्रोजन आयंस और CO2 को डिटेक्ट करेगा? ये आपके CSF में। ये किसके कांटेक्ट में? ये CSF के कांटेक्ट में है। ये किसके कांटेक्ट में थे? ये ब्लड के कांटेक्ट में थे। जो ब्लड से बेटा कनेक्टेड थे वो ब्लड में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करेंगे। जो रिसेप्टर ही ब्रेन में प्रेजेंट है वो CSF में अगर कोई भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की या CO2 की दिखती है, ये उसको डिटेक्ट करेंगे। कौन कहां लोकेटेड है, कौन किस चीज में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करता है, इसकी क्लैरिटी हो गई सभी को? इसकी क्लैरिटी हो गई सभी को? यस। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ना बेटा आपके ब्रेन का एक फ्लूइड होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ब्रेन को नरिशमेंट दे रहा होता है, बहुत सारे काम करता है। ठीक है, यस, हलवा कॉन्सेप्ट, यस, अच्छा है बेटा, ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं इनके बारे में बेटा यहां पे लिख दे रही हूं, दैट एनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, any change in concentration of H plus and CO2 in CSF, cerebrospinal fluid of brain is detected by these। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखेंगे? any change in concentration of H plus, बेटा एक सेकेंड देना, हेलो,
थैंक यू भैया, थैंक यू। यस, अरे बेटा मेरा एक ऑर्डर आया था, आई एम सो सॉरी। ठीक है, एनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड CO2 इन ब्लड इन कैरोटिड आर्टरी डिटेक्टेड। और यहां पे मैं क्या लिखूंगी बच्चों, यहां पे मैं क्या लिखूंगी बच्चों, एनी चेंज in hydrogen and CO2 concentration in क्या, aorta detected by this। ठीक है, अब ये करता क्या है ये मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये करता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले बेटा आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से बेटा जल्दी जल्दी डन करो इसे, फटाफट फटाफट फटाफट। अब ये करेगा क्या, बस एक लाइन में हमें लिखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अल्टीमेटली ये चेंज किस चेंज को डिटेक्ट करता है, उस चेंज को डिटेक्ट करके ये करता क्या है। ठीक है, क्या चेंज को डिटेक्ट करता है और अल्टीमेटली डिटेक्ट करके ये करता क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूं। डन। अच्छा मुझे बताओ, एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा है, क्योंकि ये किन दो बेटा, दे आर नॉट सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन, दे आर ओनली सेंसिटिव फॉर हाइड्रोजन आयंस एंड CO2। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर आपके ब्लड में या आपके CSF में हाइड्रोजन आयंस या फिर CO2 बढ़ जाए तो आपको सांस लेने की जरूरत है या आपको सांस नहीं लेने की जरूरत है? आपको अपने दिमाग से क्या लगता है? अगर मैं कहूं एन इंक्रीज इन H प्लस आयन और CO2 इन द ब्लड और CSF डिटेक्टेड बाय ऑल दीज कीमोरिसेप्टर्स विल ब्रिंग द नेसेसरी चेंजेस। इनका जो सिग्नल होना चाहिए उससे तुम ज्यादा ब्रीथ करना चाहिए या कम ब्रीदिंग करना चाहिए, है ना, सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, राइट। बस कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, जब कॉन्सेप्ट पता है तो बस मैं उसका सपोर्ट में तुम्हें बस उसके पीछे की थ्योरी बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, सांस लेने की जरूरत है, बस सिंपल सी बात है। सो बेटा ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं, एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड CO2 आपकी बॉडी को ये बताएगा कि भैया सांस ले ले भाई, किसी ने तुम्हारा मुंह दबा दिया, तुम्हारे बॉडी के अंदर बेटा CO2 बढ़ रहा है ना, या तुमने ही बेटा अपनी सांस रोक ली, तुम वैसे तो कितनी देर तक सांस लोगे, फिर तुम सांस लोगे ही, है ना, तो बॉडी में CO2 बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली उसका मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन कम है, लेकिन ऑक्सीजन की चेंज को ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली यही मतलब हो रहा है कि यार CO2 ज्यादा ज्यादा बनती जा रही है, तो तुम्हारी बॉडी को अर्ज होगी, तुम्हें अर्ज होगी कि मैं सांस ले लूं, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। बट क्या ये बेटा सांस मतलब उसको हिंदी मेरे को प्रॉपरली बोलनी नहीं आ रही, लिवाएंगे मतलब क्या ये खुद ही बेटा तुम्हारे में चेंज करके तुमसे सांस मतलब वो करवा लेंगे, या इनको किसी को सिग्नल देना पड़ेगा कि तुम सांस लो? हाँ जल्दी बताओ। जब ये डिटेक्ट करेंगे चेंज को, इनको किसको बताना पड़ेगा कि भैया प्लीज नेसेसरी चेंजेस कर दो, अब इंक्रीज कर दो अपनी ब्रीदिंग को। यस, प्लीज इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट, राइट, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट्स इट। तो बस उतनी सी बात है, बस यही कहानी है। और जब मैं आपको एनसीईआरटी से भी रीड कराऊंगी तो आपको और सिंपल लगेगा। वैसे ये फ्लो चार्ट ज्यादा सिंपल लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है ना, सीक्वेंस में है, तो एनसीईआरटी क्लियरली थोड़ा सा मेंशन नहीं करती है, थोड़ा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। वेरी गुड। तो बस बेटा इनका कंक्लूजन लिख लेते हैं हम, इन तीनों का कंक्लूजन लिख लेते हैं हम, ठीक है। एन इंक्रीज इन H plus and CO2 in CSF or blood detected by these results in increase in breathing rate by signaling RRC. Increase in breathing rate by signaling RRC. That's it.
पूजा कह रही है कि मैम जब हम सांस ही नहीं लेंगे तो बॉडी में CO2 कैसे इंक्रीज होगा? कोई इसको आंसर दे दो एक बारी। एनीवन कैन आंसर? एनीवन कैन आंसर? फटाफट से बाकी इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई आंसर दे सकता है तो बेटा दे दो आंसर फटाफट से। टिश्यू से, रेस्पिरेशन से, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से बॉडी तो ऑक्सीजन को यूज कर रही है ना यार। बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर रही है तो ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो ही रहा है, तो CO2 तो बनेगा ही ना। CO2 बनना थोड़ी बंद हो जाता है। तुम सांस लेते हो तो CO2 थोड़ी सांस ले लेते हो। बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका भी तो यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। वेरी गुड। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात है सिर्फ 3 ही डिसऑर्डर दिए हैं बेटा, और बहुत छोटे छोटे से डिसऑर्डर से, बहुत इजी डिसऑर्डर से। कोई मौत तो नहीं आ रही है, आसान है। आप इसको बेटा फटाफट से, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, इसको फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। फिर हम बेटा लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं एनसीईआरटी रीड करके। दैट लास्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वैसे तो तुम्हारी क्लास के जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो अच्छे ही कमेंट्स आते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चे ना बेटा इतनी ईवल बातें करते हैं ना, ईवल मतलब मैं पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो खराब पढ़ा रहे हो, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ के लगता है कि इंसानियत ही नहीं है यार लोगों में। मैं पानी मांगने से भी मेरे को ना डर लग रहा है। एक लड़की है, मैंने उसका कमेंट स्क्रीनशॉट लेके रखा है, श्रुति। अब पता नहीं वो श्रुति कुमारी लड़की है या लड़की के नाम से आईडी बनाई है, क्या है। आधे टाइम तो आप पानी ही मांगती रहती हो, पानी इतना मांगती रहोगी तो हमें डिस्टर्ब होता है, ठीक है। मैंने कहा यार हद ही है यार, पानी भी ना मांगे यार, बिना पानी पिए पढ़ाए, हद ही है यार। गिरीश पानी लेके आना यार, आधे टाइम पानी मांगती रही, इतना पानी पीती हो। हाँ यार कोई है भैया से पानी, यार युगल भैया से पानी मत पिलवा देना। श्रुति पूरी क्लास में तू भी पानी मत पीना, मैं भी नहीं पीऊंगी। खाना भी छोड़ देना, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, ठीक है। चलो डन हो गया। स्पैम अलर्ट यार, सही में यार मैं सोचती इतना ईवल, उसको मेरे पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है, उसको प्रॉब्लम है मेरे पानी पीने से। पानी ही मांगती रहती हो तो क्या करूं, पानी ना पीऊं, इंसान नहीं हूं, मेरे ब्लड में पानी कहां से आएगा भाई, डिहाइड्रेट होके मर जाऊं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ऐसे करके। हाँ चलो डन हो गया। एनसीईआरटी की रीडिंग करें, मतलब डिमांड देखो, अभी पहले कहते हैं ये दे दो हमें, शॉर्ट नोट्स दे दो हमें, लॉन्ग नोट्स दे दो, एनसीईआरटी करा दो, फिर साथ में डिमांड करते हो और पानी बिल्कुल मत पीना, बिना पानी पिए, ठीक है। हाँ चलो चलो बच्चों, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन डिमांड है बेटा अलग ही है। हाँ ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट, बेटा ये पेज नंबर बता दो सारे बच्चों को। यस ये पेज नंबर सारे बच्चों को एक बार बता दो प्लीज। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm center to suit the demand of body tissue. बोला कि यार अब श्रुति बहुत सारी होंगी बेटा, सारी श्रुति अपने दिमाग अपने दिल पे मत लेना ये बात। अब मुझे नहीं पता श्रुति कौन सी वाली थी, ठीक है। 275 पेज नंबर एंड 190, ठीक है, एक बार देख लो। बोला कि हमारे पास बेटा ये एबिलिटी होती है कि हम मेंटेन कर सकते हैं और हम मॉडरेट कर सकते हैं अपने रेस्पिरेटरी रिदम बोल रही हूँ, रिदम को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ बॉडी। बॉडी की जैसे डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन कर सकते हैं, है ना। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, न्यूरल से ही नहीं होता है, ऑल्सो बाय योर कीमो रिसेप्टर, बट ऑफकोर्स अल्टीमेटली सिग्नल तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से ही होगा ना, है ना। A specialized center present in the medulla region of the brain called as respiratory rhythm center is primarily responsible for this. Mainly respiratory rhythm center जो कि आपके मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए। Another center present in the pons area of the brain called pneumotaxic center can moderate the function of respiratory rhythm center. ये respiratory rhythm center के सिग्नल को मॉडरेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसको सिग्नल देके उसमें से चेंजेस करवा सकता है, ठीक है।
ये लाइन एग्जैक्टली याद रखना बेटा, इट कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में को सिग्नल देके उसमें से चेंजेस करवा सकता है। क्या चेंज करवाता है? इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। तो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, वो एनसीईआरटी में दी नहीं है, पर एनसीईआरटी में ये दिया है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और वो मॉडरेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चेंज करवाता है, वो एक्चुअल में क्या चेंज करवाता है, ठीक है। अच्छा दिया हुआ है, सॉरी दिया हुआ है अगली लाइन में, आई एम सो सॉरी। Neural signal from this can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. ठीक है? A chemosensitive area situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion. बेटा ये कौन सा सेंटर है? ये कौन सा सेंटर है एक बारी मेरे को बता दो। ये A chemosensitive area situated adjacent to the rhythm center is highly sensitive for CO2 and hydrogen ion. ये कौन सा सेंटर है? Which center is this? Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythm center. वो सिग्नल तो rhythm center को ही करेंगे to make the necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated. ये है central chemoreceptor. Very good. आप अपनी NCERT में इसी तरीके से ना इन filling the blanks को fulfill कर लिया करो, ठीक है। अच्छा आगे देखो, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद aortic arc and carotid artery can also recognize change in CO2 and hydrogen ion and send necessary signal to rhythm center. सिग्नल सभी को रिदम सेंटर को ही भेजना पड़ेगा। और लास्ट लाइन देखो, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। दैट्स इट। थोड़ा सा बीच में मैं पॉज हो गई थी, मुझे लग रहा थोड़ा सा लैग हुआ था, बीच में थोड़ा सा लैग हुआ था, बट अभी ये नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। तो बेटा डन डनाडन डन हो गया हमारा, डन डनाडन डन, हमारा एनसीईआरटी डन डनाडन डन हो गया। अब हम लास्ट करेंगे बेटा बस इतना सा एनसीईआरटी का। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखोगे तो सिर्फ यही 3 है, दैट इज द डिसऑर्डर्स। बहुत आसान आसान है। और एज्मा, जिसको हम अस्थमा भी बोलते हैं, एज्मा अस्थमा, जो आपको बेटा बोलने में अच्छा लगे आप वो बोलो। अस्थमा और एज्मा जो है वो और एम्फाइजीमा से बेटा कंपेयर करके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन दोनों के कंपैरिजन में आते हैं। और तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आर्क का क्या मतलब होता है? अरे धनुष में भी तो आर्क होती है, आर्क। आर्क का मतलब आर्क, आर्क मैंने किस चीज में आर्क वर्ड यूज किया है? अच्छा आयोटिक आर्क, आर्क देखना यार, आयोटा की कैसे आर्क है, आयोटा ऐसे आर्क शेप में है। थैंक यू भैया, भैया ये ले जाइए, थैंक यू, ठीक है। हाँ ये है आर्क, अभी मुझे याद है मैंने कहा आर्क वर्ड यूज किया है। चलो डिसऑर्डर, डिसऑर्डर यूज करते हैं बच्चों, क्या सबसे यूज करते हैं यार, तुम्हारे ना कमेंट्स पढ़ के ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, यूज नहीं क्या सबसे पहला डिसऑर्डर डिस्कस करते हैं एज्मा या अस्थमा। क्या बोलते हो तुम लोग, एज्मा या अस्थमा? अच्छा ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों ने अपने आसपास भी देखी होगी, और आई थिंक ऐसे लोगों को अगर आपने देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा। लव यू टू बेटा, लव यू ऑल। यस सोनल, तो हमने बेटा क्या बोला कि जो अस्थमा है ऐसे पेशेंट्स को आपने देखा भी होगा जो वो सांस लेते हैं, तो आपको देख के समझ में आता होगा कि उनको ब्रीदिंग में कितनी डिफिकल्टी हुई है, ये सांस फूलती रहती है, राइट? है ना। तो एक्चुअल में एनसीईआरटी में दिया भी है। कारण क्या है? वैसे ये होता है एलर्जिक। अब सबको ही बेटा हर चीज के लिए एलर्जिक तो नहीं होते हैं, बट सपोज कोई भी ऐसा एलर्जी कॉजिंग, स्पेशली जैसे पोलन ग्रेन्स हो गए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि पोलन के लिए एलर्जिक होंगे। आप किसी भी ऐसी सब्सटेंस से जब एलर्जिक होते हैं, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। एलर्जी होने की वजह से एज्मा से लोग सफर करते हैं, जैसे पोलन ग्रेन से हो गया, और भी बहुत सारे एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को बोला जाता है एलर्जेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे एलर्जी होती है उनको एलर्जेंस बोला जाता है। तो एलर्जेंस से बेटा एज्मा या अस्थमा होता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, जब इंसान सांस लेता है ना तो एक वीजिंग साउंड होती है। अब मैं तुम्हें करके तो नहीं बता सकती, लेकिन वीजिंग मतलब एक एबनॉर्मल सी साउंड होती है। आप ना गूगल मतलब यूट्यूब में वीडियो देखना, एज्मा पेशेंट्स को देखना, उनकी सांस में एक अजीब सी, ऐसा लग रहा है कुछ फंस रहा है, अजीब सी आवाज आती है सांस लेते वक्त में जब वो ब्रीथ करते हैं, और उनको डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। दैट एबनॉर्मल साउंड इज कॉल्ड एज वीजिंग साउंड। तो एक वीजिंग साउंड आता है जिससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि एबनॉर्मल साउंड, वीजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन विच डिसऑर्डर? तो दैट इज बेटा एस्मा, एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है।
इसके अलावा बेटा होता क्यों है? तो बेटा देखो, इसके साथ कंपेयर किया जाता है अगला डिसऑर्डर एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो प्रॉब्लम है उसमें एल्वियोलाई में प्रॉब्लम होती है, और इसमें जो बेटा प्रॉब्लम होती है इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको याद आ रहा हो, ट्रेकिया बेटा डिवाइड करता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई गेट डिवाइडेड इनटू बेटा किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स। पढ़ा था ना ऐसा? तो इसमें बेटा क्या होता है ना, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की वॉल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। या आपकी सपोज नॉर्मल ब्रोंकाई है या नॉर्मल ब्रोंकियोल्स है, नॉर्मल ब्रोंकाई या नॉर्मल ब्रोंकियोल्स है। अब एज्मा में क्या होता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो गई। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है, जैसे वहां इन्फ्लेमेटेड एरिया में सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे तुम्हें अगर किसी मधुमक्खी ने काट लिया ना और वो एरिया डैमेज हो गया, कि वो एरिया में रेडनेस दिख रही है, उस एरिया में स्वेलिंग दिख रही है, वो सारे इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। मधुमक्खी काटती है तो भी वो एरिया इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन है ना। तो यहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में ना इन्फ्लेमेशन होता है, ये एरिया में प्रॉब्लम हो जाती है। अल्टीमेटली पता है सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इन पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स में से हवा का फ्लो हो रहा है, तो भैया इन पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स का डायामीटर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इनका डायामीटर बहुत पिचक जाता है। डायामीटर कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स जिस पाइप से बेटा पानी नहीं जा रहा था, सॉरी पाइप बोल रही हूँ ना तो पानी याद आ रहा है, क्या हवा का फ्लो हो रहा है, वो पाइप को ही आपने बेटा पिचका दिया, तो एबनॉर्मल सिचुएशन में इनकी वॉल इस तरीके से डैमेज हो गई। अब मैं और भी चीजें बता रही हूँ जो इससे रिलेटेड दी हुई है ना, जैसे ये देखो इनका डायमीटर कैसे कम हो जाएगा, ठीक है, इनका डायमीटर कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है इनका डायमीटर। और इनका डायमीटर अगर कम हो जाएगा ना तो ब्रीदिंग में तकलीफ होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इनका इस एरिया को मैं ऐसे करके ये करके रिड्यूस्ड डायमीटर, ठीक है। और हो क्यों रहा है? क्योंकि इन ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स में जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इनमें जो स्मूथ मसल्स होते हैं, मसल्स में क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। तो इस ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल की जो मसल्स होती है ना बेटा, वो बहुत लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है, बहुत ज्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है, जिससे इनका डायमीटर कम हो गया, बहुत लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है, ठीक है। इस ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में लंबे समय के लिए, जिसको बोला जाता है स्पैज्म, एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया होगा शायद, स्पैज्म इन द स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। स्पैज्म का मतलब होता है बहुत वाइडर कॉन्ट्रैक्शन, लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह जाना। जब मसल्स बहुत ज्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगी ना तो इसका डायमीटर बहुत टाइम के लिए पिचक जाएगा, और डायमीटर कम हो जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ आएगी, ठीक है। इसे ड्रॉ करना है, कर लो यार, कर लो, और क्या, आज पीवाईक्यू होंगे, एब्सोल्युटली होंगे, ठीक है। तो इसको पहले मैं लिखती हूं, इट इज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लिख देती हूं, फॉर एग्जाम्पल एलर्जी ड्यू टू पोलन ग्रेन रिजल्टिंग इन inflammation in the wall of ब्रोंकाई, मेरे साथ साथ लिख लो बेटा फटाफट से, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। हो क्या रहे इन्फ्लेमेशन के बाद, जो इनकी वॉल पे जो स्मूथ मसल्स हैं वो बहुत लंबे दौरान के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गई, डायमीटर छोटा कर दिया इनका। तो स्पैज्म का क्या मतलब है, लंबे दौरान के लिए कॉन्ट्रैक्शन, यानी वाइडर कॉन्ट्रैक्शन, या वाइडर का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय के लिए। बेटा अंग्रेजी कभी समझना है ना तो गूगल कर लिया करो, डिक्शनरी देख लिया करो, ठीक है, ठीक है। ऐसा है क्या मौसम, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन दी स्मूथ मसल्स
of bronchi and bronchiole, making its diameter smaller, making its diameter smaller, hence difficulty in breathing, hence difficulty in breathing. और बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, wheezing साउंड, वो तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एक क्वेश्चन देंगे आपको लाइन में कि which disorder shows wheezing sound. Abnormal wheezing sound is produced. Abnormal wheezing sound produced. Abnormal wheezing sound is produced. Done कर लो everybody. Thank you प्राप्ति. Thank you all. Thank you all. गार्गी बेटा धन्यवाद. ये देखो यहाँ पे बेटा श्वेता सिंगल गर्ल और ये गर्ल, आपको पता है वो बच्चों से मैंने बात की, उन बच्चों ने, दो बच्चे थे जिनकी, जो दो बच्चों ने आपस में अपने कॉन्टैक्ट, दोनों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो ये सब नहीं करते थे आई एम अवेलेबल प्लीज टॉक टू मी हियर, ठीक है, ये नहीं करते थे प्लीज मीट मी टॉक टू मी एट 8 PM, ये नहीं करते थे। उन्होंने बेटा एक दूसरे के, जो हमारे डाउट सेक्शन होता है ना, उसमें वो एक दूसरे के डाउट भी सॉल्व करते थे। मतलब ऐसी दोस्ती बनाओ तो कोई बेटा अच्छी भी बात है, बच्चे आपस में एक दूसरे का डाउट सॉल्व करते थे, वो सही में बेटा ऐसे भी करते हैं बच्चे दूसरों का, जब आप डाउट सॉल्व करते हो ना, मैं देखती हूँ आपके क्लास के बच्चे भी करते हैं, जब मैं कोई डाउट खोल के देखती हूँ तो 3-4 बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दिया होता है, विच इज अ गुड थिंग। कई लोग उसमें गलत भी आंसर दे देते हैं बट एटलीस्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, एक दूसरे का डाउट सॉल्व करना भी अच्छी बात है। जब आप दूसरों के डाउट सॉल्व करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स की भी क्लैरिटी होती है, और कई बच्चे ऐसा करते भी आपकी क्लास में। तो मैं जब आंसर देने जाती हूँ ना, तो मैं ये भी कई बार बोल देती हूँ, अच्छा इस बच्ची ने आंसर दिया है, इसका आंसर देख लो, ये करेक्ट है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, बट जबरदस्ती का बेटा किसी को इंप्रेस करने के लिए आंसर मत देना, टाइम हो तो देना, अदरवाइज अपना पढ़ाई करो, ठीक है। डन हो गया, डन 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 डन। डन 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 डन। सारे थोड़ी खराब होते हैं बेटा, ऐसा खो ही नहीं सकता है, हर साल स्पैमर्स आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लॉट बेटा बच्चा अच्छा ही होता है। तो सबको बेटा मैं ये नहीं बोल सकती कि सारे बच्चे खराब है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो ऐसे स्पैम करते हैं और वो बेटा करते रहते हैं, वो हर साल का सीन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अरे लंग कैंसर क्यों पढ़ाऊं, कैंसर का टॉपिक है तुम्हारे इसमें, कैंसर 11वीं में 12वीं में पढ़ोगे, कैंसर, लंग कैंसर है। चलो अगला बेटा करते हैं, जो कंपेयर करके पूछा जाए। पहले मैं इसके एनसीईआरटी की रीडिंग आपको, देखो एनसीईआरटी में सिर्फ 2 शब्द दिया है बेटा, इसको इज्जत देके सिर्फ 2 शब्द दिए हैं इसके इज्जत में, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना यार। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर ये कारण नहीं पता चलेगा तो फायदा क्या है। व्हीजिंग साउंड होता है, इन्फ्लेमेशन कहां हो रही है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। पर मैं एट द एंड ऑफ द डे आपको ये बोलूंगी कि बेटा कंपेयर करके ना यही बोला जाता है, एल्वियोलाई में प्रॉब्लम हुई तो कौन सा डिसऑर्डर हुआ, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में प्रॉब्लम हुई तो कौन सा डिसऑर्डर हुआ, सबसे पहले यही पूछते हैं। तो पूरी कहानी याद रखो, और फिर मुद्दा याद ना रखो तो फिर समस्या है, ठीक है। तो अगला डिसऑर्डर बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, अगला डिसऑर्डर है आपका क्या, एम्फाइसीमा। अगला डिसऑर्डर क्या है बच्चों, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। इसके बारे में भी 12वीं क्लास में पढ़ोगे, वैसे इसके बारे में भी 12th क्लास में पढ़ोगे तुम। अच्छा मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। ये एक ऐसा, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, लंबे दौरान के लिए रहता है और लंबे समय के लिए, जब कोई बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करता है। क्रॉनिक का मतलब लॉन्ग टाइम, एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट, है ना। तो जब कोई एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग करता है, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग करने से एल्वियोलाई की जो वॉल है, एल्वियोलाई क्या करता है बेटा, एल्वियोलाई वो साइट है जहां से एयर का एक्सचेंज हो रहा है। एल्वियोलाई वो साइट है, प्राइमरी साइट है जहां से एयर का एक्सचेंज होना है,
जहां से एयर का एक्सचेंज होना है। तुम भाई अगर इसी की वॉल को सिगरेट स्मोक कर करके क्या करोगे, इसकी वॉल को अगर बेटा डैमेज कर दोगे तो ये जो ऑक्सीजन था जो आपके ब्लड में जा रहा था, अब ये प्रॉपरली जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी एल्वियोलाई की सरफेस से ही तो एयर का एक्सचेंज हो रहा है, राइट? यस। तो भाई एम्फाइसीमा विच इज ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकर्स में ये दिखता है, जिसमें कि एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, बलून जैसा स्ट्रक्चर है, इलास्टिक ही नहीं रहेगा, फूल नहीं पाएगा प्रॉपरली, एयर का प्रॉपर एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि तुमने सांस नहीं लिया, तुमने सांस लिया बट वो सांस प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हुई, वो एयर प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हुई, ऐसा लगेगा कि अभी भी अंदर एयर है। एम्फाइसीमा का मतलब होता है फुल ऑफ एयर। एम्फाइसीमा वर्ड का अगर मीनिंग देखोगे ना, इसका वर्ड मीनिंग होता है फुल ऑफ एयर, इस वर्ड का मीनिंग होता है फुल ऑफ एयर। तो ऐसा लगता है कि यार एयर अभी भी भरी हुई है, ऐसा तो लगेगा ही, ऐसा तो लगेगा ही। ऐसा क्यों लगेगा भैया, एयर का एक्सचेंज ही नहीं हो पाया, आपने एल्वियोलाई की इस वॉल को डैमेज करके वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दिया, जिस सरफेस एरिया में से आप एयर को एक्सचेंज कर रहे थे। तो एयर प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं होगी, हमेशा ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका एयर भरा हुआ है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी दिखती है, ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगेगी, एयर प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं होगा। तो समझ आ गई बात? यस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखती हूं, इट इज अ chronic disorder। जब 12वीं में जाओगे और आपसे टीचर पूछेगा तो आप बताना बेटा, नाम मत खराब करना ये कि पता ही नहीं है कि क्रॉनिक डिसऑर्डर को, सॉरी पता ही नहीं कि एम्फाइसीमा कहाँ पे पढ़ा था, आपने भूल जाओगे तब। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में ये वापस से आएगा बेटा, ये वाला टॉपिक, ठीक है। इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर विच इज ड्यू टू, वहां पे टोबैको का एक टॉपिक है उसमें आएगा ये, विच इज ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। और इनफैक्ट पता है बेटा, इसके ट्रीटमेंट के लिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी आप बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बनाया हुआ है, तो उसके बारे में भी तुम 12th में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, अगर तुम 12th में पहुंच गए तो, ठीक है। कंडीशन सप्लाई, डिस्क्लेमर, ठीक है। एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, अरे यार मैम आप तो हद करती हो यार मैम, इतना भी हम नहीं कर पाएंगे क्या 11th पास, कैसी बातें कर रही हो मैम। एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, डैमेज इन alveolar wall, damage in alveolar wall, reduced surface area for exchange, reduced surface area for exchange, loss in elasticity of alveolar wall, loss in elasticity of alveolar wall। अरे सिगरेट की स्पेलिंग ठीक कर लो मैम, मेरे को नहीं करनी है, ठीक, बढ़िया है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रॉपर एक्सचेंज विल नॉट टेक प्लेस, कर लिया मैंने बेटा, ठीक कर लिया, मजाक कर रही थी। प्रॉपर स्पेलिंग गलत हो जाती है कई चीजों की मेरी। प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ एयर विल नॉट अकर, alveoli remains filled with air, alveoli remain filled with air। आपको पता है, मैं एक बात बताऊं, हमारा ना कोटा में सेलिब्रेशन होना था अभी ये वाला, और मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं सबको बोल रही थी, कोई मेरी बात मान नहीं रहा था। मेरे को आपको CO2 वाला टॉपिक रिवाइज कराना था, ठीक है, तो फिर मेरे को चाहिए था कि मैं वो लाइव ही लूँ, इसलिए मैं कोटा के सेलिब्रेशन में गई भी नहीं हूँ। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने बोला कि यार मैंने ना आज की क्लास तो स्पेशली मुझे लेनी है, क्योंकि मेरे को एक बच्चों को एक टॉपिक को रिवाइज कराना है और मैं वो लाइव ही लेना चाहती हूँ, मेरे को वो रिकॉर्डेड नहीं देना है। ये वन ऑफ द रीजंस था कि मैं गई नहीं, ठीक है, कि मैं वो आज मेरे को जाके बेटा तसल्ली हुई है कि यार आपको रिवाइज हो गया है, ठीक है। हालांकि बेटा जेन्युइनली बताऊं, ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक वो था नहीं बेटा,
ठीक है, जब हम बोलते हैं ना आपको आसान है तो आप दिमाग में सेट कर लेते हो कि आसान है मैम। जैसे ही मैंने बोल दिया ना कि डिफिकल्ट है थोड़ा, तो आप दिमाग में पहले से ही बना के बैठ जाते हो कि डिफिकल्ट है। दिमाग में पहले आप सोच लेते हो कि वो डिफिकल्ट है, तो वो डिफिकल्ट बन जाता है। ये पता नहीं हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपके साथ भी होता होगा बेटा, आप मानो या ना मानो, आपको अगर बोल दिया जाए ना कि ये डिफिकल्ट है तो आप पहले से प्रिडिक्ट करने लगते हो कि डिफिकल्ट है। आप देखो, आप रिलेट कर पाओगे अगर आपका फ्रेंड किसी दूसरे बंदे को बोल देना ये अच्छा नहीं है, आप उससे बिना बात किए उसको पहले ही जज कर लेते हो और आप पहले उसको गंदा बोलने लगते हो। फिर तुम उससे बात करो ना कभी, तो हो सकता है तुम्हें वो अपने बेस्ट फ्रेंड से भी अच्छा लग रहा हो, इसलिए शायद बेस्ट फ्रेंड ने उसके बारे में ऐसा बोल दिया है, ठीक है। तो वो हमारी पता नहीं ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ऐसी। पर मैं कल बहुत सारे बच्चों से मिल भी ली थी, तो मेरा दिल ऑलरेडी बेटा गार्डन हो गया बच्चों से मिलके, है ना। अब कह रहे बच्चा कह रहा आप चली जाओ, मैं उड़ के चली जाऊं पापा की परी बन के दिल्ली से कोटा, हैं पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। चलो यार डन हो गया। और लास्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट हमें पीवाईक्यू करने हैं बच्चों। लास्ट डिसऑर्डर इस चैप्टर का जो दिया हुआ है दैट इज नंबर 3, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो जैसा इसका नाम है बेटा वैसा ही इसका मतलब है। ऑक्यूपेशन की वजह से कोई डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑक्यूपेशन की वजह से कोई डिसऑर्डर हो जाना। तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मेरे को बहुत हंसी आती है। तो ऑक्यूपेशन की वजह से मतलब क्या भाई, कई ऐसे लोग होते होंगे जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कोल फैक्ट्रीज में, माइनिंग फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं और डे टू डे लाइफ में बेटा वो कई सारे डस्ट से, कई सारे पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आते हैं। और जब वो, हालांकि बेटा बोला जाता है कि मास्क पहन के काम करो, जब भी आप स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्रीज में देख लो या पेट्रोलियम या कोल माइन फैक्ट्रीज में देख लो, बोला जाता है कि पर मास्क से बेटा क्या ही, कितना ही सेव हो जाएगा, कितना ही आप बच लोगे, है ना। तो जो एवरीडे बेसिस पे ऑक्यूपेशन बोल रहे हैं ना, इंसान के खुद के ऑक्यूपेशन की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप ऐसे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में रहोगे डे टू डे लाइफ में, तो आपको जो प्रॉब्लम होती है, आपके लंग्स ना, आपके लंग्स हैं क्या, आपके लंग्स एक्सपैंड कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। तो आपके लंग्स ना, लंग्स का एरिया डैमेज होने लगता है। लंग्स में फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है फाइबर का फॉर्मेशन, फाइबर डिपॉजिट होने लगता है। फाइबर अगर फॉर्म हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में फाइबर फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे इलास्टिसिटी लंग्स में कम होगी, है ना। तो सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑब्वियस सी बात है, सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर लंग्स में फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, दैट्स इट। अब बेटा जैसा पॉल्यूटेंट का नाम है वैसा उस डिसऑर्डर का नाम होता है। जैसे अगर बेटा सिलिकॉन पॉल्यूटेंट की वजह से कोई डिसऑर्डर हो रहा है, उसको सिलिकॉसिस बोल देंगे। अगर किसी केमिकल का नाम है एस्बेस्टॉस, तो उसकी वजह से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है, उसे एस्बेस्टोसिस बोल देंगे। तो जैसा नाम है वैसा उसका पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम हो जाता है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकती हूं, a person working in stone breaking factory, coal industry, mines, etc. come across a lot of pollutants in day-to-day life, which results in फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का क्या मतलब है? फाइब्रोसिस का मतलब है फाइबर फॉर्मेशन। फाइब्रोसिस का मतलब है फाइबर फॉर्मेशन।
in upper part of lungs resulting in ब्रीदिंग प्रॉब्लम। इसको मैं अगले पेज में लिख रही हूं, फटाफट से लिखो। डन कर लो बेटा फटाफट से, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करके जल्दी जल्दी पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी पीवाईक्यू करेंगे। जल्दी जल्दी कर लो। डन 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 डन, पक्की बात, ठीक है? चलो चलो, बहुत बढ़िया। रिजल्टिंग इन, यहीं पे लिख दे रही हूं, रिजल्टिंग इन ब्रीदिंग इश्यूज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन की वजह से अगर हो रहा है तो जैसे उसका नाम दे देते हैं सिलिकोसिस। एस्बेस्टॉस की वजह से जैसे कुछ हो रहा है तो उसको नाम दे देते हैं एस्बेस्टोसिस। दैट्स इट, चैप्टर खत्म, ठीक है? दैट्स इट। एनसीईआरटी की रीडिंग भी साथ के साथ देख लो। इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली इन्वॉल्व्ड इन ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, much dust is produced that the defense mechanism of body cannot fully cope up with the situation, and long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, यानी कि proliferation of fibrous tissues causing serious lung damage. Worker in such industries should wear protective mask. That's it, ठीक है बेटा? स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस का मैं पोल कराऊंगी ताकि मैं तुम्हारे क्लास का आंसर देख पाऊं। 2023 और 2022 के क्वेश्चंस का पोल कराऊंगी, बाकी का ना पोल नहीं कराऊंगी क्योंकि पोल टाइम पे जाएगा नहीं, फिर क्लास लंबी खिंच जाएगी। तो आप कमेंट्स में उसके आंसर देना, और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट, क्लास के कमेंट के बाद आप कमेंट में आंसर दे सकते हो, ठीक है? तो पहले 3-4 क्वेश्चंस का मैं पोल करा के लूंगी, और उसके बाद बेटा क्योंकि पोल डिले चलता है तो मुझे वेट कर करके ना 10 सेकेंड वेट करके फिर मेरे को पोल स्टार्ट कराना पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है सुमैया बेटा, सेम ईयर सुमैया, यस डन। चलो सबसे पहले बेटा, अच्छा, और ऑनेस्टी के साथ में करेगा, कोई बच्चा चोरी नहीं करेगा बेटा, चोरी नहीं करनी है यहाँ पे। चोरी करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, जेन्युइनली करना, इट्स ओके। और बेटा ऐसे करके लिखना है मेरे को कि 1 क्वेश्चन में कितना आया, 2 में आया, 3 में आया, 4 में आया, -1 हुआ तो -1 देना, +4 हुआ तो +4 देना। अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो तो 0 देना, पर अभी तो अटेम्प्ट करोगे ही, ठीक है? चलो चलो, तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, और ये है 2023 के क्वेश्चंस, ईयर 2023 के। तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है? आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, और मैं इसके लिए आपके पास, अरे भाई पोल ही हमारा यार क्या है बेटा, पोल का तो बेटा शगुन ही हो जाता है। युगल पोल के लिए वो लगाया था, वो VPN कहाँ चलता है ऐसे? VPN तो लगाना पड़ता है, वो VPN नहीं, वो क्या लगाना पड़ता है जो तो कहाँ चल रहा है? अभी चल रहा है, हाँ चलो चलो, यस यस यस, जल्दी। अच्छा तुम कमेंट्स में आंसर दे दिए, कोई नहीं। चलो पोल्स मैंने आपके पास भेज दिए, एक बारी देखो। वाइटल कैपेसिटी 2023 का पहला सवाल, वाइटल कैपेसिटी जब आप मैक्सिमम इनहेल कर लोगे तो टोटल कितना एक्सहेल आउट कर सकते हो? IRV + ERV + TV। ऑप्शन नंबर 2 है वैसे आंसर, लेकिन आप लोगों ने दे दिया, वैसे मैंने आंसर बता दिया तो तुम यहाँ पे चोरी कर लोगे, ठीक है? बट कोई नहीं, ये मैक्सिमम लोग सही आंसर देंगे। मैं ऑप्शन बी कर लेती हूँ, पोल स्टॉप कर लेती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है? 73%, वेरी वेरी नाइस, शाबाश।
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन तुम पढ़ो जब तक तुम अच्छा लीडर बोर्ड भी एक बार ही देख लेते हैं। यार ये ना हैंग कर रहा है बेटा, मैं क्या करूं, ये हैंग कर रहा है। आप दूसरा क्वेश्चन तब तक पढ़ो, कोई नहीं, फिर मैं पोल क्रिएट कर लूंगी। आप दूसरा क्वेश्चन तब तक पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं पोल क्रिएट कर रही हूं तब तक। ठीक है, इस पोल को थोड़ा ऊपर लेके जाया जाए। हाँ चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं अगली बार लीडर बोर्ड अभी देखती हूँ। अरे भाई ये ना हट ही नहीं रहा है। चलो पोल क्रिएट कर रहे हैं, स्टार्ट पोल। चलो चलो चलो, इधर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। ये भी 2023 का ही है, ये हमने सबसे फर्स्ट क्लास में किया था। देखो एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप ब्रीथ करते हो, वेंटिलेशन करते हो। सबसे पहले आप वेंटिलेशन करते हो, पल्मोनरी वेंटिलेशन इन विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ब्रीदिंग करते हो, नंबर 1 यही होगा। सबसे पहला डी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है। वेंटिलेशन करने के बाद क्या करते हो बेटा? डिफ्यूजन करते हो सबसे पहले एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में डिफ्यूजन करने के बाद ट्रांसपोर्ट करते हो उसी गैस का। फिर आप सेकेंड टाइम डिफ्यूजन करते हो ब्लड और टिश्यू के बीच में, और लास्ट में तुम बेटा यूटिलाइजेशन करते हो ऑक्सीजन का फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ CO2। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता था बच्चों? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार ही देख लेते हैं, शो रिजल्ट्स। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा। तुम्हारी क्लास में भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिख रहा है, वहां पे भी 70% अबव दिख रहा था, तुम्हारी क्लास में भी 70% अबव ही दिखेगा आई थिंक। कहाँ है भैया पोल का रिजल्ट? पोल खाली है बेटा, मैं ना पोल स्टॉप कर रही हूँ बेटा, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, देखो रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, तो तुम लोगों ने सही दिया होगा, आप चेक कर लेना। बिना पोल के करो बेटा, कोई नहीं। 2022 ईयर 2022 का क्वेश्चन है ये, ईयर 2022 का क्वेश्चन है ये। पहला सवाल, ठीक है, पोल नहीं आया कोई नहीं बेटा, पोल चल ही नहीं रहा है बेटा, मेरे को भी बहुत दिक्कत हो रही है। आप ऐसे ही कर लो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml oxygen to tissues। प्योर एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी से सवाल आया है, जो एनसीईआरटी में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर का लास्ट पार्ट था। 5 ml ऑक्सीजन, +4 दे दूं अपने आप को। ठीक है, नीट 2022 का अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। एक था आपका कंडक्टिंग पार्ट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चेम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, है ना, और एक था आपका एक्सचेंज पार्ट जिसमें आपका आता था एल्वियोलाई। तो कौन सा इसमें से नहीं है फंक्शन? इट प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन, बिल्कुल भी नहीं, ये डिफ्यूजन सरफेस प्रोवाइड ही नहीं करता, वो तो एक्सचेंज जोन, वो एक्सचेंज जोन का काम था, डिफ्यूजन सरफेस बनाता ही नहीं है। क्लियर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई करता है, टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है। बिल्कुल सरल सवाल बेटा, इजी सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नीट 2021 का, नीट 2021 का पहला सवाल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्वियोलाई आर कितना होता है? यस, ऑक्सीजन का और CO2 का एल्वियोलाई पर, एल्वियोलाई पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना? 104, CO2 का कितना? 40। 104 एंड 40, सिंपल, 104 एंड 40 +4, और क्या ही है? सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है? तो फेवरेबल कंडीशन बताओ बेटा, जबरदस्त आंसर आ रहे हैं। अगर मेरा बस चलता है ना तो मैं तुम्हारी क्लास का वो रिकॉर्ड कर लेती, जो स्पीड आ रही है ना आंसर्स की और सही आंसर्स की। तो फेवरेबल कंडीशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने के लिए क्या चाहिए होते हैं? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम, हाइड्रोजन आयन कम, pH ज्यादा, टेम्परेचर कम। देख लो, हाई PO2, लो PO2 तो है ही नहीं, लो PO2 तो है ही नहीं, लो PCO2, इसका भी आंसर वही है क्या? लेस हाइड्रोजन आयन, लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 1 मिल गए 4। ठीक है, यस, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। नेक्स्ट बेटा, नीट 2020, द टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड्स। तो देख लो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी कहती है कि तुमने मैक्सिमम इनहेल कर लिया है
अब तुम्हारे लंग्स में कितना एयर दिखता है वो तुम्हारी टोटल लंग कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी और इसमें बस एक ही तो अंतर था, उसमें कह रहे थे कि तुम मैक्सिमम इनहेल कर लो फिर कितना एक्सहेल कर पाओगे। टोटल लंग कैपेसिटी कहती है तुम मैक्सिमम इनहेल कर लो फिर लंग्स में कितनी एयर है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV तो रहता ही है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या क्या बोला है, ऑप्शन 4 देख पा रहे हो, रेजिडुअल वॉल्यूम, यस, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बिल्कुल सही बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। हमें मिल गए 5 + 4, तुम्हें भी मिल गए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। मेनली बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से होगा या नहीं वो डिसाइड कौन करता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर, डेफिनेटली बेटा दोनों के बीच में बेटा लड़ाई करवा रहा था, बिल्कुल सही बात है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन एल्वियोलाई फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं, वहां लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होते हैं क्योंकि लो CO2 होता है। बिल्कुल सही बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, +4 मिल चुके हैं। 2020 का अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये बस 3 सवाल बचे हैं बच्चों, बस 3 सवाल का पेशेंस। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। कौन कौन से करेक्ट इवेंट्स है दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इनके कॉन्ट्रैक्शन से बेटा वॉल्यूम इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। गलत, A एंड बी, समझ आ रही है बात। यस, कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया। क्या हो रहा है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बेटा अंदर का जो वॉल्यूम हो रहा होता है वो इंक्रीज होगा, है ना, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा तुम 4 आंसर क्यों दे रहे हो, कई बच्चे 4 आंसर भी दे रहे हैं, इसका 4 नहीं है ना, 2 ही है, करेक्ट है ना। एक बारी थम्स अप दे दो भाई, कहीं मैं ही गलत पढ़ रही हूँ, जल्दी पढ़ती हूँ ना तो गलत भी हो जाता है कई बार पढ़ते पढ़ते। आखिरी 2 सवाल बेटा, आखिरी 2 सवाल, ठीक है। नीट 2019 हमने 5 साल के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक। ड्यू टू इंक्रीज इन एयरबॉर्न एलर्जेंट एंड पॉल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग wheezing ड्यू टू, बहुत सही, बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, inflammation in the bronchi and bronchiole which means asthma या अस्थमा। ठीक है, ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और आखिरी सवाल, मुझे माफी दे दीजिए, मैंने आपका 2 मिनट 3 मिनट समय एक्स्ट्रा ले लिया ताकि मैं PYQ आज ही करा लूं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if residual volume is 1200 ml? क्या होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? ERV प्लस TV। तो ERV प्लस TV कर लो, ये तो फालतू का डेटा दिया हुआ है, रेजिडुअल वॉल्यूम का तो कोई काम ही नहीं है। 1000 प्लस 500 1500 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है। बोला टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, ERV है क्या आपका 1000 ml, तो बोला एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू TV प्लस ERV। बस डन डन डन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे अर्जुनास का। आज मेरा ना लगातार अभी दूसरी क्लास भी है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ बच्चों। मैंने आज सोचा था कि मैं तुम्हारी क्लास से 5:30 तक लूंगी, पर क्योंकि ना मेरी लगातार अभी 6:15 से क्लास होगी, बट कोई नहीं, चलो छੱड दो, ठीक है। तुम्हें समझ में आया, मजा आया, वही है। और एट द एंड ऑफ द डे बच्चों मस्त पढ़ाई करो, और मैं चाहती हूँ मेरे बैच से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के 180 आए हैं और तुम्हारे भी बेटा फुल मार्क्स आने चाहिए। ज़ूलॉजी में पेपर वैसे बहुत आसान आ रहा है, बायो में इनफैक्ट पूरा ओवरऑल तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। हम तो तुम्हारे साथ हैं ही बेटा, ठीक है।
सॉन्ग, चलो मैं 2 लाइन सॉन्ग सुना देती हूँ। आज इतना तुमने पढ़ाई की है तो मैं 2 लाइन फटाफट से सुना देती हूँ, ठीक है। बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि मैम जेन्युइनली हमें आपका गाना सुन के ना इतना पढ़ाई करने के बाद अच्छा लगता था, तो उस चीज के लिए मैं तुम्हें जरूर गाना सुनाऊंगी, ठीक है। तो मैं फटाफट से जो गाना याद कर आ रहा है वो सुना देती हूँ बच्चों, फिर मैं जा रही हूँ, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बेटा जरा प्यार दिखा देना मुझे, ये मत लिखना कि मैम पानी मत पियो, ठीक है। पानी तो मैं वैसे भी पीऊंगी, ठीक है। हद है यार, मेरे ही पानी को सेव करके बेटा तुम पानी सेव कर रहे हो क्या? सेव वाटर, हाँ चलो। हाँ, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।